जब शुरू में पढ़ना शुरू किया, मुझे तो सूरह फातिहा तक नहीं पढ़नी आती थी। फिर एक वक्त पे आके जो है मैं और थोड़ा डीप उसमें चला गया, एक सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन और एंजाइटी वगैरह वहां पे। टाइम फिर मेरा था, मुझे मुझे वजू करना भूल गया था, नमाज पढ़नी भूल गई थी कि पढ़ते कैसे हैं, वजू कैसे करते थे। मुझे बकायदा बैठ के याद कर रहा हूँ, मैंने याद किस तरह किया कि मैंने कहा आंखें बंद कर और मसल मेमोरी से याद करने की कोशिश कर किस तरह करते थे। इस पॉइंट तक बात चली गई थी। तो आहिस्ता आहिस्ता करके इनको समझाता गया, ऑब्वियसली क्योंकि मेरी फैमिली थोड़ी सेक्युलर सी है। हम्म। और क्या कहते हैं, उन्होंने इतना उस पे नहीं किया। तो पहले तो वो थोड़े उस पे थे कि हाँ ये जो है ना, मतलब कि ये किस लाइन में चल पड़ा है, ये लड़का हाँ। अपने इसको पढ़ने भेजा ना, अच्छा। मौलवी बन के आ गया। अच्छा, अब यहाँ से वो शुरू भी करते इंग्लैंड हैं से। कि अब आखिरी दफा जब हमारी मुलाकात हुई थी, ऑब्वियसली ना तब तो मैं क्या कहते हैं रियलाइज करता था कि रिलीजन की इंपॉर्टेंस क्या है, ना ही हमारे जो आगे पीछे जानने वाले थे, ना कोई और। इसलिए पिछली दफा वैसे भी जब बात कर रहा था तो वो यही कहते थे कि अपनी पुरानी बातें याद कर रहे थे कि किस तरह की हरकतें करते थे। तो अब मुझे ये बता दो कि आपका जर्नी स्टार्ट हुई किधर से, ये वाली सारी। सर मेरी जर्नी जो थी ना, वो मेरे यूके होने के दूसरे साल में शुरू हो गई थी। अच्छा। मतलब कि मेरा बल्कि तीसरा रमजान गुजर रहा था यूके के अंदर। उस वक्त अभी दीन के ऊपर कोई वो ख्याल वगैरह नहीं आया था कि यार दीन भी कोई चीज होती है, अपने मस्त माहौल में घूम रहे थे। उससे पहले तो अल्लाह रहम करे, हम तो कोई ना कुरान ना नमाज ना रोजे का भी ख्याल नहीं होता था, अलियाज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। फिर बाद में ऐसे रमजान का महीना था बाबरकत, आपको पता है शयातीन बंद होते हैं। थोड़ा बंदे के ख्याल में है कि होता तो है बैक बैक ऑफ द माइंड में कि रमजान का महीना चल रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब कि ना कोई रोजा ना नमाज ना कुरान, कोई भी ताल्लुक नहीं है दीन के से। मतलब कि बस नाम अपने आप को, कोई मेरे से पूछता है मैं क्या हूँ, मैं बता देता हूँ मुसलमान हूँ। कोई मुसलमानों वाला काम नहीं है। नहीं तो ये रियलाइजेशन खुद आ रही थी, किसी को मिले हो आप, ये कुछ देखा है तो फिर जाके ये सारा कुछ होना शुरू हुआ? ये खुद ही एक थॉट जो है ना, वो गिल्ट हो रहा खटखटाते था? हुए इस तरह दिल के अंदर के बार मैं बार कहा आती गिल्ट थी। गिल्ट हो रहा था। गिल्ट हो रहा था। हम्म। गिल्ट हो रहा था कि क्या कर रहे हो, क्यों इस तरह कर रहे हो। फिर एक वक्त पे आके मैंने, जो रमजान चल रहा था, मैंने कहा था यार कम से कम रमजान है, जितना रह गया है, उतने इसके ऊपर तो अमल करो ना। तो रोजे रखने शुरू किए, नमाज पे जितना पाबंद हो सकता था वो। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके, जिस तरह वो अल्लाह ताला ने कहा है कि एक बार ये चीजें करने लग जाओ, अल्लाह ताला वो हदीस में आते हैं ना कि अल्लाह ताला कहता है कि मेरी तरफ एक कदम आगे, मेरी तरफ चल के आओ, मैं तुम्हारी तरफ दौड़ के आता दौड़ हूँ। के आऊंगा। फिर मसाइल इस तरह और दीन के अंदर थोड़ा, क्योंकि मसाइल एक आते थे, अब थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा कर रहे थे रमजान के, तो मसाइल भी थोड़े ज्यादा अब सवालात आते थे। अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों क्यों नहीं है। तो फिर वो रिसर्च करते थे। फिर कभी कभार लो फील हो रहे हैं तो कोई इस्लामिक टॉक लगा ली, कोई लेक्चर लगा लिया। उस वक्त तारिक जमील साहब, मुफ्ती महंग, जो पॉपुलर नुमान अली खानी स्पीकर थे, उनको सुन लिया। तो उस तरह थोड़ा और आहिस्ता आहिस्ता कर करके ना, फिर और थोड़ा होता गया। फिर रमजान के बाद फिर थोड़ा क्या कहते हैं डाउन आया। फिर एक वक्त पे क्या कहते हैं, मैं फुल फ्लेज उसमें घुस गया। मैंने कहा कि अब दी नमाज नहीं छोड़नी, जब जो भी ईमान कुछ हाई हो जाए। होता है फुल फ्लेज। हाँ, फिर मेरा हो गया, मैंने कहा नमाज नहीं छोड़नी, चाहे जो भी कुछ हो जाए। फिर नमाज के ऊपर सबसे पहले तो फर्ज के ऊपर सारे अपने जितने भी फर्ज थे वो पढ़े। फिर अपने आप को सुन्नत के ऊपर वो किया। फिर एक वक्त पे आके जो है मैं और थोड़ा डीप उसमें चला गया, एक सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन और एंजाइटी वगैरह वहां पे, क्योंकि लंदन एक बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है वहां पे वेस्टर्न ना। सोसाइटी मोस्टली इसी तरह ही है सारी। हाँ, वहां पे बहुत ज्यादा नफसी नफसी का होता था। मैं वहां जाके वैसे ही अकेला हो गया था। मेरी कोई यूनिवर्सिटी वालों से बनती नहीं थी, और जो मेरे पहले दोस्त थे अब उनके साथ बनती नहीं थी, क्योंकि अब उनके तौर तरीकों से मैं बिल्कुल ही यू टर्न मार गया था। हम्म। तो उनके साथ तो मैंने जाना ही नहीं था पाया। तो फिर मैं डिप्रेशन में और तो जाता गया। तो फिर मैं और उसके मैंने कहा कि फिर कुरान मैंने ज्यादा पढ़ना शुरू किया और इस तरह। और जब शुरू में पढ़ना शुरू किया, मुझे तो सूरह फातिहा तक नहीं पढ़नी आती थी। इतना बुरा हाल हो चुका था कि दीन से इतना दूर हो चुके थे। हाँ, एक टाइम फिर मेरा था, मुझे मुझे वजू करना भूल गया था, नमाज पढ़नी भूल गई थी कि पढ़ते कैसे हैं, वजू कैसे करते थे। मुझे बकायदा बैठ के याद कर रहा हूँ, मैंने याद किस तरह किया कि मैंने कहा आंखें बंद कर और मसल मेमोरी से याद करने की कोशिश कर किस तरह करते थे। इस पॉइंट तक बात चली गई थी। हम्म, बहुत बहुत अजीब एक वो उस वक्त था। और उस वक्त थोड़ी शर्म आई हम्म। कि ना सूरह फातिहा जो है, हर बच्चे को पता है। उस वक्त अगर एक सूरत याद होगी, सूरत इखलास ही याद होगी, बाकी सब कुछ होता। तो
फिर क्या कहते हैं, मैं स्टडी और करने लग गया इस्लाम को। अब फिर सामने आगे लगे थे जो डिफरेंसेस होते हैं खासतौर पे सेक्ट्स के दरमियान में जितने भी हैं, कोई शिया है सुन्नी, सबसे शिया सुन्नी के दरमियान जो था, मैं तो बहुत ही वो होता था, मैं कहता था कौन है सही। शिया हम्म। कुछ कहते हैं, सुन्नी सुन्नी कुछ कहते हैं, शिया उसके बिल्कुल ऑपोजिट कहते हैं। सुन्नी कहते हैं हाथ बांध के नमाज कर पढ़ो, शिया कहते हैं हाथ खोल के नमाज पढ़ो। मैं परेशान होता था, मैं कहा, यार कौन है, एक दोनों तो ठीक नहीं हो सकते, जाहिर है। एक ठीक होगा। तो फिर जाके मैंने क्या कहते हैं, उस वक्त मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखने उस वक्त शुरू की थी, कुछ लोगों की हम्म। देखने। हम्म। फिर इस वक्त क्या कहते हैं, मैं दीन के अंदर पूरा मतलब एक रैबिट होल में चला गया था। हम्म। फिर उधर से ना मैं बड़ा क्या कहते हैं, डिबेट्स जो हो गई थी, क्योंकि मैं ज्यादातर इख्तिलाफात की उसमें देख रहा था, तो डिबेट्स जितनी होती थी मैं वो देखने लग गया। फिर मैंने देखा कि स्पीकर्स कॉर्नर में तो ये बहुत सारे लोग मुसलमान इकट्ठे हो रहे हैं। हम्म। उस वक्त देखने शुरू किया था मोहम्मद इजाब या अली दावा और ये मंसूर भाई, हाशिम भाई वगैरह। तो मैंने एक दिन बस लंदन में ही था, मैंने कहा चक्कर मारता हूँ संडे को स्पीकर्स कॉर्नर, अच्छा। उस वक्त जाके देखा। तो वो पहली दफा गया, जाके हर कोई बहस में लग रहा है। उस वक्त पहली दफा मुझे याद है कि वो एक सबूर भाई हैं, शायद एथियस्ट के खिलाफ बोल रहे थे इसके कुछ। सेपियंस इंस्टीट्यूट वाले। हाँ जी, हाँ जी, वही। हाँ। उनकी वो बहस चल रही थी एक एथियस्ट के ऊपर, वो एवोल्यूशन के ऊपर। वो वीडियो देखो ना, मैं आगे सुन भी रहा होता, तो उस वीडियो में भी जमाने की आया बात होता है। होनी, जब वो लंबे बाल रखा करते थे फुल फ्लेक्स। हाँ, नहीं लंबे बाल से मेरे ख्याल से पहले की बात है। अच्छा। हाँ, बहुत पुराने ये टाइम में काफी 2018 फिर। की बात है। हाँ। फिर उधर जाके क्या कहते हैं, मैं वो स्पीकर कॉर्नर पे मैंने जाना शुरू कर दिया वहां पे। हम्म। तो उधर से फिर क्या कहते हैं, मुझे थोड़ी बहुत इधर उधर से जो हल्की उल्की नॉलेज गेन होती रही, कभी हम्म। किसी से बात करके, कभी किसी से बात करके। हम्म। फिर मैं आ गया, अब पॉइंट पे आया था कि एक वो उस वक्त मिला था शमसी नाम का बंदा उधर, शमसी भाई, हाँ वो भी है। ऐसे ही, वो भी बड़ा अच्छा दावा देते थे। तो मैं हाँ, एक वो दफा उसके उनसे उसके मिला। वो आर्ग्यूमेंट्स बड़ी अच्छी देता है बाय द वे, ये स्पेशली हम्म, अहमदीज तो खैर नहीं, वो तो शिया, लेकिन शिया के खिलाफ वो काफी अच्छी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं उसकी, मैं हाँ। देख रहा हूँ अक्सर। उसकी उसकी एक वीडियो मैंने देखी थी, जिसकी वजह से मैं कहा था कि यार एक चीज मुझे बड़ी उसकी अच्छी लगी थी। और जब मैं उसकी वीडियो देख रहा था कि वो एक शिया के साथ बहस कर रहा था, तो शिया अपनी कोई शुबह पेश करता, कोई डाउट लेके आता, तो हम्म। शमसी जो है वो कुरान और हदीस के साथ ही रद्द करता। जब भी देखो शमसी बोल रहा था कुरान या हदीस, कुरान या हदीस। हम्म। मेरा फिर कहा, मैं कि यार ये इतना बंदा रेफरेंसेस दे रहा है, जाके मुलाकात तो करूं इससे। हम्म। फिर वो एक दफा मुलाकात हुई, तो उसने बताया कि वो ना क्लासेस लेता है अपनी मस्जिद में जो उसकी थी, शेफर्ड्स बुश में। हम्म। तो मैंने कहा चलो मुझे थोड़ा जाना चाहिए, बेसिक क्लासेस भी। वो किताब बड़ी अच्छी थी, शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह की, एक्सप्लेनेशन ऑफ इम्पोर्टेंट लेसन्स फॉर मुस्लिम्स। बिगिनर बुक थी और बहुत ही अच्छी एक किताब है। तो मैं उस पे गया था, तो सबसे पहली किताब जब मैं दर्स पे गया था, तो वो अल्लाह का करना हुआ कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब बता रहे थे अच्छा। कि व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके शुरूत क्या है, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ ला इलाहा इल्लल्लाह। हम्म। ठीक है, उसके पिलर्स क्या हैं, एक नफी है, एक इस बात है। तो तो ये मैं बैठ ये के जब आप जब गए हो उधर मस्जिद गए हो, लेक्चर वगैरह आपने देखने शुरू किए हैं, हम्म तो ये तो चलो आपका बेसिकली फिर इंट्रो होना शुरू हो गया ना इस सारी एक इतने डीप लेवल के अंदर, जहाँ अक्सर लोग पहली बार जाते कोई नहीं। और हम्म स्पेशली जो बंदा नया नया वापस प्रैक्टिसिंग शुरू हुआ हुआ, तो और अगर पाकिस्तानी बैकग्राउंड से हो, तो वो स्पीकर्स कॉर्नर टाइप जगह जाके कहता है कि यार क्या लड़ाई हो रही, क्या खापे इधर शोर शराबा इतना होता है कि भाई लड़ क्यों रहे हो, क्या हो गया, इजी मुझे हो जाओ। इस मुझे इस चीज ने और ड्राइव किया कि यार ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस्लाम के अंदर जो है कोई ऐसी चीज हो जो कि सच ना हो। अच्छा, ऐसा ना पता है, हो कि मुझे भी हमारे मुझे पास। भी ये वाले स्टाइल ज्यादा पसंद है, वो थोड़ा तबलीगी जमात वाला स्टाइल ना मुझे नहीं, मेरे पे असर बिल्कुल नहीं करता। मुझे ये वाला स्टाइल ज्यादा पसंद है कि आर्ग्यूमेंट आप पहले लॉजिकली पूरी बिल्ड करके फनल में से एक लेके और साथ बीच में कहीं एक दो इक्का दुक्का रेफरेंस दे दो, लेकिन साथ साथ फनल बिल्ड होता रहे, ताकि आपके दिमाग में बनती रहती कि यार हम्म, अच्छा ये भी ठीक कह रहे हैं, हाँ ये ऐसे ही है, ये वैसे ही है, ये इस तरह ही है, ये इस तरह ही है, तब मुझे कुछ समझ लोग लगती है इसी तरह चीजों की। पहुंचते हैं, इसी हाँ, तरह हर किसी का पहुंचते अपना हैं ना अपना और तरीका है, फिर कुछ लोग सॉफ्ट तरीके से भी आते ही हैं जिस तरह आते हैं।
तो खैर इसके बाद फिर आप मस्जिद गए, आपने वहां पे लेक्चर देखना शुरू किया, तो फिर ये तो चले आपको समझ लगती है मुझे कि आप देख रहे हैं कि लोगों को देख रहे हो, आप इंस्पायर हो रहे हो लोगों से कि यार ये तो इस तरह ये बातें बता रहे हैं कि क्लियर एज डे ये हम्म। बातें हैं, और ये मुझे पहले क्यों नहीं पता थी, हालांकि मैं एक मुस्लिम फैमिली से हूँ, मैं मुसलमान क्लेम करता रहा हूँ अपने आप यही को। रियलाइजेशन यही हम्म। रियलाइजेशन ने मुझे एक सॉर्ट ऑफ ऐसा मोटिवेट किया कि यार मैं, उस वक्त मैं तकरीबन 2018 में 21 साल का था। हम्म। 21 साल से मैं मुसलमान हूँ, ठीक है, कोई 18 साल से पाकिस्तान में रहा हूँ। और मुझे अलिफ किसी और ने इस सब ये, में से 1% ही नहीं पता होता हमें। जो हाँ, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट मैं चल रही होती है हम इमेजिन ही नहीं कर सकते वो उधर हो रही होती हैं इस तरह की जगहों पे। मैं बड़ा ये एक सॉर्ट ऑफ, मुझे गुस्सा भी आया अपने ऊपर, और क्या कहते हैं कि मोटिवेट भी हुआ कि मैंने और जाके हम्म। सीखना है। फिर जाके मैंने कुछ किताबें जाके बुक स्टोर, उसको किताबों का शौक मुझे उधर से ही लगा। मैंने हाँ। जाके एक किताब उठाई थी, जो मुझे किताब नजर आई थी ना, द बुक ऑफ तौहीद, हम्म। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह उनकी। हम्म। वो मैंने उठाई थी, वो मैंने कहा था ये पढ़नी है किताब, जो है टाइटल तो इसका बड़ा अच्छा लग रहा है, और तौहीद जो है भी हमारा असल। वो फिर किताब उठा के जब मैंने पढ़ी थी, तो फिर मुझे उस वक्त था कि मैं, आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज शॉक्ड कि मैं किस अकीदे पे पल रहा था। और मैं, बस भाई देखें, ये तो मैं वही आपको जो हम पहले भी बात करते रहे ना कि ये चीजें तो हमें मतलब कि दूर दूर तक पाकिस्तान में पता ही नहीं होती। पता ही नहीं। बाहर मैं इसलिए उस दिन भी कह रहा था कि मैं बाहर आया हूँ, तो तब आप रियलाइज आपका आईक्यू अचानक से बढ़ना शुरू हो जाता है, आपका लेंस ज्यादा खुलता है, आप कहते हो कि यार ये मतलब कि मैं लिटरली इस तरह फील होता है कि मैं बकायदा अब समय लगती है जब हम कहते हैं ना दोहरे जहालत, वो वाला हिसाब अब मुझे फील होता है कि जेन्युइन अन्ने होके फिर रहे थे पहले, इससे पहले तो पता ही नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। और ये अक्सर हम्म। मेजोरिटी लोगों के लिए, आप यकीन करो जो लोग सपोज करो जिनका इल्मी रुझान नहीं भी होता, जब वो बाहर आते हैं तो उनका भी एक तरह से अपर्चर खुलता है, ये वो भी चीजें रियलाइज करते हैं जो उन्होंने पाकिस्तान में नहीं की होती है। मैंने देखा है जो बंदा प्रैक्टिस नहीं भी कर रहा वो भी कोहेरेंट आर्गुमेंट फॉर्म कर लेता होता है इस्लाम के फेवर में, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उन्होंने सुना हुआ है, कहीं ना कहीं उन्होंने देखा हुआ है। लेकिन इसके बाद आपके साथ जो हुआ है ना वो रेयर होता है। मैं वही बता रहा हूँ जैसा वो पहले नहीं, अक्सर लोग कहते हैं कि यार मैंने फुल फ्लैश डीप डाइव इसके अंदर करना है और कंसिस्टेंसी ऊपर से जो मेंटेन रखता है। तो ये मुझे मैं ये बेसिकली पूछ रहा हूँ कि आपके इस पॉइंट से आप इसमें कैसे आए थे कि आपने फैसला कहाँ लिया कि भैया मैंने फुल फ्लैश प्रॉपर स्टूडेंट ऑफ नॉलेज बनना है, और फिर वहां से आपने उधर बैठ के आपने मुझे जिस तरह बताया कि इंग्लैंड के सेकंड ईयर में आप कह रहे थे कि शुरू किया आपने किया था, तो वहां से शुरू किया कैसे था, बेसिकली इसका प्रोसीजर आपके लिए क्या था? तो बेसिकली सबसे पहले जब मैंने यही वाला दर्स अटेंड करना शुरू किया था, बेसिक्स जो उस पे है, और उस वक्त मैंने हम्म। जब ये किया था, मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैंने इस्लाम के अंदर डीप डाइव करना है। क्योंकि हम्म। उस वक्त इंग्लैंड में रहते हुए मेरे इर्द गिर्द इतने डाउट्स मेरे ऊपर फेंके जा रहे थे, एथियस्ट की तरफ, से क्रिश्चियंस की तरफ से, हिंदुओं की तरफ से। तो फिर मेरे ऊपर मैंने अपने देख लिया था कि यार अगर मैं, मुझे नॉलेज नहीं रहेगा ना, तो फिर क्या कहते हैं, मैं इन डाउट्स जो है, मेरा ईमान खतरे में आ जाएगा। तो उधर से मैंने डिसाइड किया था कि मैं डीप डाइव करूंगा, ताकि मेरे दीन के ऊपर मुझे आइंदा कभी शुबह ना हो, कोई डाउट ना हो। मैं अपने जो इस्लाम के ऊपर चल रहा हूँ, दावत भी लोगों को दूं अगर अल्लाह ताला ये तौफीक दे तो, लेकिन खुद अपने ईमान की हिफाजत करने के लिए मैंने किया था कि मैंने इसके अंदर डिटेल में जाना है। तो उधर हम्म। से मैंने ये थोड़े थोड़े जो दर्स वगैरह जितने भी इर्द गिर्द होते थे, मैंने सर्च किए थे। पहले अकीदे के ऊपर जितने थे वो मैंने अटेंड करने शुरू किए थे। फिर मैंने जब देखा कि देयर वाज अ नीड फॉर अरबिक लैंग्वेज। वो मतलब जरूरी है, मतलब मैं अगर बंदा ट्राई भी करे उसके बगैर तो फिर आप एक पॉइंट पे आते हो कि कहता है यार कोई सीन ही नहीं है अरबी के बगैर तो। अरबी के बगैर कोई सीन ही नहीं है। जब पूरा कुरान ही नाजिल अरबी में हुआ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्म। जुबान ही अरबी थी, तो फिर हम उसको सीखे बगैर हम दीन को समझ नहीं सकते उस लेवल के हम्म। ऊपर। तो फिर इधर उधर मैं, मेरे पास कोई इंस्टीट्यूट थे जो कि क्या कहते हैं अरबिक कोर्सेज करते थे, लेकिन वो हम्म। काफी ज्यादा लंबी थी। तो फिर एक उधर मुझे वहां पे एक टीचर मिले थे, जो हम्म। कि हर वेडनेसडे उनके दर्स होती थी। पहले तो खुद से थोड़ी सेल्फ स्टडी से शुरू किया था, लेकिन हम्म। फिर एक टीचर मिल गया था जो कि वेडनेसडे की शाम को क्लासेस कराता था, तो उनके साथ जाके पढ़ा। तो जाके फिर जब पढ़ना शुरू किया, और फिर उस वक्त मैं लेवल थोड़ा बस सिर्फ अरबिक ही पढ़ रहा था उस वक्त। और फिर मैंने उसी वक्त जो है, उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया था कि मैं आऊंगा पाकिस्तान वापस, अच्छा। यहाँ वरना पे तब तक वहां रहने लग, का इरादा था। पहले वहां रहने का इरादा था। उस हम्म। वक्त की लाइफ उधर की लाइफ के साथ कस्टम हो गया था। हम्म। तो मैंने कहा था कि
या तो फिर मैं किसी और मदीना यूनिवर्सिटी अप्लाई करूंगा, या फिर मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा, क्योंकि उलमा जो हैं प्रॉपर, जो उस लेवल के हैं, तो वो तो यहाँ पे मौजूद है। हम्म। या तो मदीना यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, या फिर अल अजहर भी कंसिडर किया था, लेकिन इजिप्ट में थोड़ा ज्यादा मुश्किल है रहने के लिए रादर हाँ। देन सऊदी अरेबिया। तो मेरा भी इस वक्त था कि मैंने जाना कहीं मुस्लिम कंट्री है पढ़ने। तो फिर हुआ 2020 से मैं गया था उम्रे पे। तो एक जो मेरा दोस्त था वहां पे, अबू मुकबिल नाम है, वो भी एक स्टूडेंट नॉलेज है, अब यमन चला गया वो पढ़ने। तो वो उस वक्त वहां पे मदीना में पढ़ रहा था। उसने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था एक यूके के ही मतलब स्कॉलर है, लेकिन वो मदीना में रह रहे थे 20 ईयर से, और वहीं वहीं पे पढ़ रहे थे। शेख अच्छा। जुल्फिकार नाम है उनका, जुल्फिकार इब्राहिम। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। हम्म। उनकी जाके मैंने जब लाइब्रेरी देखी, उनके साथ बैठा, तो उन्होंने मुझे सारा बताया कि पाकिस्तान के उलमा के बारे में बताया, पूरी हिस्ट्री समझाई हम्म। कि इनका इस तरह था, और ये किस तरह इन्होंने मतलब हदीस की खिदमत की, और मतलब कि तौहीद की खिदमत की। चलो, उन्होंने बिल्कुल आपको वो बताया तो। तो थोड़ा ये भी बता देंगे। हमारे वैसे तो पाकिस्तान में जब हम उलेमा सुनते हैं तो हमारे दिमाग में गिने चुने कैरेक्टर आते होते हैं, क्योंकि ये वर्ड इतना मिसयूज हो के अब्यूज हो चुका है। हाँ, तो ये बात है क्या। उलेमा जब हम बोलते हैं तो यार वो साहब आते हैं वो जो चांद देखते होते हैं, मुझे नाम भूल गया उनका। या रोहित मियां, हाँ, या ये मौलाना फजल रहमान आ जाते हैं अक्सर लोगों के फजलुर दिमाग में, रहमान। या इस तरह के लोग आने शुरू हो जाते हैं जिनको इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड, और जिनको हम रेफर कर रहे हैं उस कैटेगरी में ये नहीं आते होते हम्म, जनरली स्पीकिंग उलमा के अंदर। तो जब आप इस तरह की बात करते हो ना, तो लोग कहते हैं कि यार अच्छा यही लोग होंगे वो जिनको हम रेफर नहीं, कर रहे हैं, ऑल्दो ये दूर दूर से ये नहीं है वो लोग दूर जिन्होंने दूर से खिदमत नहीं। की। सर, इनका तो लोगों को, आम आदमी को तो पता ही नहीं होता इनका। हाँ। तो जो इन्होंने पहले मुझे किसी एक आलिम का बताया था ना, उनका मैंने जिक्र किया भी था आपको पहले, शेख मोहम्मद रफीक अल असरी, हम्म। जलालपुर के आलिम थे। अब वो वफात पा गए थे 2021 में। तो फिर उनके उन्होंने कहा था कि उनके पास जाओ। उस वक्त मुझे पता नहीं था मुल्तान में कौन से आलिम है, कौन से वो यहाँ पे आलिम होते हैं। तो मैं जलालपुर मुल्तान जब आया था यूके से, हम्म। उस वक्त मैं वापस आ गया था, मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई थी, कोरोना चल रहा था। तो मैं जलालपुर ट्रैवल करके गया था उनसे मिलने के लिए। अच्छा। तो वो ऐसा नहीं है कि वो जिस तरह मतलब कि कई पॉपुलर वगैरह हैं, किसी को पता ही नहीं था। वो एक छोटे से गली के अंदर एक छोटा सा हाँ, घर इस था तरह के उनका। स्कॉलर्स को ढूंढना पड़ता है आपको खुद जाके, अंडरग्राउंड ही होते हैं मोस्टली। मतलब कि वो जिस तरह बिल्कुल एक दरवेश दरवेश कह लें, जो ज्यादा लोगों हम्म। को समझ आए, या जाहिद जाहिद हो तो होता है था ना अरबी में, के दुनिया से बेताल्लुकी, बस दीन के काम। तो उनसे जाके मुलाकात हुई, और फिर वो उनसे बैठ के बात हुई। उस वक्त मेरी थोड़ी बहुत, क्या कहते हैं, नॉलेज, मुझे थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजीज पता थी, उसूल हदीस की, उसूल फिक्र, थोड़ी थोड़ी बहुत। तो उनसे जाके मैं देख के उनको और इंस्पायर हुआ, और ऑ में था कि यार इनको कितना नॉलेज है। और मतलब कि ही इज नॉट नोन, ये पता नहीं बैठे हुए थे कहीं, एक छुपा छुपे हुए जो होते हैं ना, इसी हिडन तरह ही है पर्ल। अक्सर दौड़ियो इस्लामाबाद में, पेशावर वाली साइड पे, जिधर मर्जी आप ढूंढने शुरू हो जाओ ये वाले इस तरह। मतलब वही मेरी बात है कि आपको कि सड़क पे चलता हुआ बंदा नजर आ जाए, आपको होगा कि एवं ही रैंडम आदमी घूम रहा है, हमें लेकिन लगता है। अपने सर्कल्स में वो सेलिब्रिटी हैं उस लिहाज से। बिल्कुल। अब अब मैं अगर बोलूँ ना, आलिम, अगर मैं यहाँ पे लफ्ज बोलूँ उनको, वो ज्यादा से ज्यादा ना मस्जिद के इमाम जो बैठा हुआ है ना, उससे आगे नहीं जाएंगे उनकी हाँ, सोच। या वो आते हैं, वो उनको कौन से लगता है कि मुफ्ती यही हैं वो, आलिम है। मुझे नाम भूल गया मुफ्ती, मुझे नाम याद आता है मैं उनका बताता हूँ, मेरे दिमाग में वो सुन के उनका अब्दुल नाम कोई आता है। अब्दुल हाँ, कोई वही जो है। देखा कैसे पकड़ा है। आपको कैसे पता मैं उनका सोच रहा था? वो तो भाई तौबा, अल्लाह माफ करे। तो मेरे दिमाग में वो बंदा भी वो आता है अक्सर। लोगों का उसी तरह। फिर बाद में क्या कहते हैं, मेरी जब उनसे बात हुई, उन्होंने फिर मुझे बताया एक उन्होंने मुझे मुल्तान के जो यहाँ पे असातिज़ा हैं उनका बताया कि आपने पढ़ना है, आप इनके पास जाएं। तो मैं उन्हीं उसी वक्त फिर मुल्तान वापस जाके मैंने फौरन उनको, नहीं, तो ये जिनका सब कुछ उन्होंने तो आप नाम हो रहा है, बताया जो था, आपने नंबर सबसे शेयर कर। मेन बात जो एक है, जो नॉर्मल कोई बंदा अगर सोचता है, जो कहता है कि यार अच्छा
चलो जो रिलीजियस बंदा जो होगा उसके लिए फिर भी शायद इजी होगा, वो कहे कि मैंने रिलीजियस नॉलेज परस्यू करनी है। लेकिन जो बंदा दूर है फिलहाल और आहिस्ता आहिस्ता कंसिडर करना शुरू हो चुका है या अमेंड्स मेक करना चाह रहा है अपने साथ, तो उसने तो अपने आप के साथ तो उसने करना ही करना है, लेकिन उसने सबसे पहले कहना है कि मेरे घर वालों ने, मेरे दोस्तों ने मेरे साथ क्या करनी है। अब आपने तो इतना कैजुअली वो पार्ट स्किप कर दिया कि वो पता नहीं किधर गया वो, कि जैसे आप इंग्लैंड से वापस आओ और आप अचानक आके कहना शुरू होगा कि हाँ जी मैं इस शहर में जा रहा हूँ या मैं इधर जा रहा हूँ स्कॉलर ढूंढने, मैं उधर जा रहा हूँ स्कॉलर ढूंढने, और मैंने बस अचानक से अब मैंने एक कमरा घर का मुझे दे दो पूरे, जैसे मैंने शेल्वें लगा के किताबें भरनी है और मैंने ये पढ़ा रहे हो, तो रिएक्शन तो होगा, किसी ने कुछ तो कहा होगा। रिएक्शन था, लेकिन ये जो है ना थोड़ा थोड़ा करके उनको जरा इंजेक्ट करके गए हैं, करता अच्छा। गया हो इसके साथ। दाढ़ी भी पहले पूरी इतनी बड़ी नहीं रख ली थी, पहले थोड़ी हल्की हल्की से रखी, हाँ पहले मूछें साथ रखी थी, फिर मूछें थोड़ी छोटी की, फिर हाँ। थोड़ी बढ़ाता गया। तो आहिस्ता आहिस्ता करके इनको समझाता गया, ऑब्वियसली क्योंकि मेरी फैमिली थोड़ी सेक्युलर सी है। हम्म। और क्या कहते हैं, उन्होंने इतना उस पे नहीं किया, तो पहले तो वो थोड़े उस पे थे कि हाँ ये जो है ना, मतलब कि ये किस लाइन में चल पड़ा है, ये लड़का हाँ। अपने इसको पढ़ने भेजा तो मौलवी बन के आ गया। वो भी इंग्लैंड से, बंदा कहे कि किसी वो भी कहीं और जाए समझ लगती है, इंग्लैंड से मौलवी बन के आ गया है। तो थोड़ा सा इस पे होता था कि तुम क्योंकि उनको नहीं पता था कि किसके पास जा रहे हैं। जब वही बात है ना, जब मैं बोलता था कि मैं आलिम के पास, उनको लगता था कि वही एक जो मतलब कि जाहिल मौलवी खादिम रिजवी बैठे जिस तरह बोल रहे होते हैं, गालियां दे रहे हैं या फिर वो कर रहे हैं, मतलब कि पूरे जहालत उनके माइंड में, जिस तरह एक प्रोपागेंडा बना हुआ है हम्म। यहाँ पे, तो उनके माइंड में वही बात आती। उनको हालांकि ये नहीं पता। फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता मेरे पेरेंट्स एक्सेप्ट करना शुरू कर गए कि हाँ अपना बच्चा इसी रास्ते निकल पड़ा। हम्म। फिर जब उन्होंने थोड़ा देखा ना कि ये चलो ठीक है, इसको मतलब कि ये अच्छे काम कर रहा है, कोई बुराई में नहीं लगा हुआ, तो अब उन्हें, अब तो वो बिल्कुल चिल है, उनको नहीं फर्क पड़ता इस मामले से। तो हम्म। मतलब क्या, अल्हम्दुलिल्लाह वो क्या कहते हैं, मुझे इन चीजों में मुकद्दम भी रखते हैं कि जो भी कोई मसला होता है तो फिर आके मेरे से इस इन मामलों में मेरे से कंसल्ट भी करते हैं। और कोई भी, मेरी फूफो की वफात हुई थी तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स से मुझे खुद बोला था कि जनाजा मैं उनका पढ़ाऊं, और हम्म। अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी थी कि करें। वरना हम्म। ऐसे कोई नहीं, हम फैमिली के अंदर से कोई इसका जनाजा पढ़ाता है यहाँ पाकिस्तान में ही, तो सारे हाँ, मौलवियों को ही लेकिन हायर जब करके आते हैं। रेजिडेंट मौलवी मिल गया तो फिर क्या जरूरत है किसी और को बुलाने वही की। है। तो फिर उन्होंने ये चीजें एक्सेप्ट करनी शुरू कर दी, और मेरे वालिद साहब तो अल्लाह उनकी हिफाजत करे, वो बहुत सपोर्टिव थे। उन्होंने हम्म। कभी ये नहीं बोला। हालांकि वो इस चीज से अगर वो भी नहीं करते थे कि आइडेंटिफाई भी नहीं करते थे उसी सेम व्यूज से जिससे मैं करता हूँ, वो फिर भी उन्होंने कभी मुझे ना नहीं बोला कि तुम क्यों जा रहे हो क्यों नहीं। और उनसे गाड़ी मांगता था, जलालपुर जाना है बेटा गाड़ी ले जाओ। हम्म। ठीक है, मैंने दर्स पे जाना है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, कहते हैं पैसे नहीं है, ये नहीं। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि क्यों कर रहे हो, तुमने नहीं करना, ये ऐसे नहीं करना। किताब कोई चाहिए थी, पैसे क्यों, किताब में माशाल्लाह से एक तो है, गुर्दे बेचने पड़ते हैं एक किताब लेने के लिए। बहुत महंगे हैं यार ये सेट्स, स्पेशली जब लोग हाँ, रियलाइज नहीं करते कि किताबों की हम बात कर रहे हैं, तो किताब इस तरह की कि कुछ स्कॉलर इस तरह के जिन्होंने एक एक टॉपिक के ऊपर 8 8 10 10 15 15 वॉल्यूम्स के ऊपर चीज लिखी हुई है पूरी की पूरी, एक ये सब्जेक्ट तो मैटर के ऊपर। तो और ये फिर ठीक ठाक 30 40 50 60 हजार लाख रुपए तक जाके पूरा एक सेट बनता होता है जो अक्सर लेना पड़ता होता है। वो सिर्फ मेरे हम्म। पास वही छोटी, जब मैंने शुरू किया तो मैंने जाहिर वो बिगिनर बिगिनर तफसीर इब्ने कसीर सब ने लेनी होती है, वो मैंने ली। तो हम्म। मेरे ख्याल से वो अबरेज जब मैंने ली प्रोड्यूस थी है। $400 की वो थी, 10 वॉल्यूम की। सुभान अल्लाह। $400 मैंने कहा यार कमाल हो गया। फिर इस तरह मदूदी साहब वाली ली तो उसमें भी 200 300 की वो कुछ थी कर करा के। तो वो ये एक्सपेंसिव काम होता है, लोग इसकी समझते नहीं है कि कितना खर्चा आ जाता होता है इसमें। अच्छा, तो लेकिन फिर आप इस तरह बता रहे थे कि अब आप मुल्तान वाले असातिज़ा तक पहुंचने शुरू हो गए, अब आपकी ज़ाहिर है वहां से हम्म। काम शुरू होना शुरू हो गया कि अब आपने आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है इसी तरह ही होता है कि एक बंदे को मिलते जाके वो आगे रेफर करता है अपने से बेहतर को, या जो आप हम्म। समझते हैं कि यार जिसको जो आपको बेहतर पढ़ा लेगा इस तरह करता है। तो ये जब आपने करना शुरू कर दिया तो आपने कुछ स्पेसिफिक माइंड में गोल रखा हुआ है कुछ किसी चीज का कि स्पेशलाइज किस चीज में बेसिकली करना है? हाँ, मुझे उस वक्त एक तौर पे वो जो मदीना में शेख जुल्फ़िकार के साथ बैठा था, मुझे उस वक्त इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा पैदा हो गया था उलूम हदीस के ऊपर, उसूल हदीस हम्म। के ऊपर। ख़ास हम्म। तौर पे कि हदीस को ऑथेंटिकेट किस तरह करना है, और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हदीस हैं, उसकी तखरीज किधर से करनी है, कि अगर एक हदीस किसी ने रेफ़र की है, तो आपने उसको कैसे निकालना है कि ये किस बुक में दी हुई है, और किस उस पे वो करते हैं, क्या कहते हैं, किस तरह उसकी जो सनद को चेक करते हैं, और जो बंदों की उसकी जो बायोग्राफीज हैं,
अस्मा और रिजाल की जो किताबें हैं, उनको किस तरह आपने पढ़ना है, उनको किस तरह आपने उस तरजीह किस तरह ये इस चीज़ के ऊपर मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ैसिनेट करने लग गया था कि हाउ डू दे ऑथेंटिकेट हदीस क्योंकि इसके ऊपर ये देखें कि ये एक डिस्टिंक्शन है हमारे मतलब कि एज़ अ मुस्लिम उम्मा और दूसरे जितने भी ज्यूज़ नेशंस आए हैं, ज्यूज़, क्रिश्चियंस ज़ोरास्ट्रियंस हम इकलौती उम्मत है जिसके पास इस्नाद है, हम्म चेन ऑफ नरेशन बाकी किसी के पास नहीं है। हम्म आपने भी पढ़ा होगा बाइबल की आप मुझे ऑल्दो बताएँगे ऑल्दो कि ऑल्दो जूस जूस क्लेम करते हैं उनके पास है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ब्रोकन है, उसमें 200 300 साल के हुँ, गैप्स हैं, और वो वही रिटर्न भी नहीं है, ऑरल है, और उसमें बीच में कुछ क्या कहते हैं, जिस तरह हमारी स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है लोगों की, वो उस तरह भी नहीं है उनकी। नहीं है। आप कहने लगे थे आगे कुछ। अब मैं जिस तरह कह रहा था कि आपको तो पता होगा कि जिस तरह बाइबल के एक ऑथेंटिसिटी के ऊपर आता है कि मार्क, मैथ्यू, लूक और जॉन ये कौन थे? ये तो पता भी नहीं है हम्म कि कौन हम्म इनकी और फिर बाद में जो इनकी इस पे तो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स फिर भी हैं आर्ग्यू करते हैं कि जिन जिन जो नाम उनको दिए गए हैं उन्होंने ही लिखे हैं, ऑल्दो ये सच नहीं है। लेकिन एक जो हुँ, वाइडली एक्सेप्टेड है इवन क्रिश्चियन स्कॉलर्स के अंदर, और ये कोई भी मतलब बंदा चाहे चेक करना जा सकता है कि बुक ऑफ हिब्रूज फॉर एग्जांपल जिस तरह है, वो उनकी सिर्फ जो इनकी स्टडी बाइबल्स चर्च में पढ़ाई जाती है उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि बुक ऑफ हिब्रूज फॉर एग्जांपल उसके ऑथर एनोनिमस है। और फिर हुँ, उसके ऊपर उसके बाद फिर आप जब खाता खोलना शुरू करते हो चारों गॉस्पल्स का, फिर उनके अंदर की गलतियां, फिर उनके अंदर की कॉन्ट्रडिक्शंस, फिर उनके अंदर की मिसिंग चीजें, मिस्टेक्स वगैरह वगैरह वगैरह, तो वो फिर उनका केस बेसिकली खुद ब खुद डिफीट होना शुरू हो जाता है। तो मतलब ये सिर्फ एक रीजनेबल बंदा अगर देखना शुरू करे, खुद भी ना अनपढ़ भी हो, उस लिहाज से कोई फॉर्मल एजुकेशन भी ना हो, तो वो भी फिगर आउट कर सकता है कि इनकी हमारा जो क्राइटेरिया है हदीस का या कुरान की प्रिजर्वेशन का, वो हद से ज्यादा स्ट्रिक्ट है। मतलब हुँ, कि बंदा थक जाए कि यार बस भी कर दो, वो वाला हिसाब है। हुँ। तो वही तो इस पे बात है ना कि जो इस्नाद अगर हमारी इतनी प्रिजर्व्ड है ना मतलब हमारा दीन प्रिजर्व्ड है। हम्म तो इसलिए मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेशन हुई थी। मैंने कहा था कि अगर रसू हक सच तक पहुँचना है, तो सच का रास्ता ही अपनाना पड़ेगा जो कि सही सनद होगी। तो फिर आपने तो यही परस्यू किया, ये सिर्फ ये तब तक जो स्टार्टिंग थी वहां से ही आपको पसंद आई? ये परस्यू करना सर ये मैं इसको एज़ अ बेस समझता हूँ कि ये बेस मेरी एक बनेगी तो ये मेरी एक कह लें स्पेशलाइज़ेशन मैं इसमें कर रहा हूँ। क्योंकि अभी हम्म तक जितनी मैंने किताबें शेख रियाज़ के साथ पढ़ी हैं, वो मैंने उसूल फ़िक़्ह और उसूल तफ़सीर इतना नहीं पढ़ा जितने मैंने उसूल हदीस पढ़ी है। मतलब अभी जो आपके है मैं इस वक्त आपकी जो ग्रास्प है वो उसूल हदीस पे अब बाकी सब्जेक्ट मैटर्स की निस्बत सबसे ज्यादा होगी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। इस तरह मैं तो ये इसको इवेंचुअली इवेंचुअली फॉर एग्जांपल आपने, जिस तरह फॉर एग्जांपल आपको पता ही है कि कुछ स्कॉलर्स होते हैं जो जाने जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम किसी का अगर नाम लेते हैं तो हम कहते हैं स्पेसिफिकली कि यार इस बंदे की जो तफसीर का काम था ये सबसे बेहतरीन था, इनका स्ट्रॉन्गेस्ट सूट था। तो वो क्योंकि ऑब्वियसली फिर उन्होंने ज्यादा टाइम उसमें दिया होगा, स्पेशलाइज उसमें किया होगा। तो अभी तो आप फिलहाल जिस तरह हदीस का बिल्ड करें, लेकिन इवेंचुअल गोल क्या क्या हदीस के अंदर ही रहेंगे या किसी और चीज को पकड़ के उसमें सबसे ज्यादा मेहनत करनी है? उम्मीद तो है कि हदीस के अंदर ही रहेंगे, लेकिन क्योंकि एक हदीस का फ़ायदा ये है कि ये ब्रांच आउट करता है हर दूसरे सब्जेक्ट में। हम्म क्योंकि तफ़सीर में फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जाएँ, तो फिर तफ़सीर को जो हमारे उसूल तफ़सीर होते हैं कि वो भी अवैस भाई ने हदीस भी से बात करती है। ज़िक्र किया, पहले कुरान से होता है, फिर सुन्नत से हम्म होती है तफ़सीर। हम्म अब सुन्नत से तफ़सीर भी जो आपने करनी है, उसके लिए भी तो आपने सनद चेक करनी है हदीस ना। पे करनी है। और जाहिर है उसमें से आपने हदीस लेके आनी है। एस्कatology में अगर आपने एंड टाइम्स पे जाना, वो सारे की सारी मेजोरिटी हदीस के ऊपर रिलेटेड है। हदीस के ऊपर है सारी। स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट्स में अगर आपने कुरान के अलावा देखना है, वो भी सारी हदीस से रिलेटेड है। कुरान के बारे में अगर आपने देखना है कि कौन सी आयत किस टाइम पे नाजिल हुई थी, क्यों हुई थी, क्या इवेंट्स क्या चल रहे थे, वो भी आपको मेजोरिटी हदीस के हुँ, थ्रू ही मिलते होते हैं। तो आप ठीक कह रहे हैं कि वो हदीस ही बेसिकली एक तरह से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बन जाती होती हैं तकरीबन हर चीज की, जिसमें भी रिसर्च आप करना चाहें। फ़िक़्ह भी देख लें। हम्म फ़िक़्ह भी देख लें ना। फ़िक़्ह के सारा अंदर है उसका। काम आपने क्या करना है, कि हदीस हम्म जो जो जिस हदीस में जो हदीस आती है उस पे अमल करना है, जो हम्म ज़ईफ़ है उस पे नहीं करना। हम्म मतलब कि जनरली स्पीकिंग। जनरली स्पीकिंग, क्योंकि ज़ईफ को पाकिस्तान में फैब्रिकेटेड करके साइड पे कर हाँ, दिया जाता है। वो मतलब कि उसके और भी कई उस पे होते हैं कि ज़ईफ़ के ऊपर कभी-कभार अमल मतलब कि वो बहुत लंबी बहस है, वो फिर उसूल फ़िक़्ह के हाँ, अंदर जाना वो ज़ाहिर है अक्सर लोगों को नहीं पता होता। तो फिर हाँ, तो क्या वही जिस तरह मैं आपको पहले कह रहा था, मुझे तब तो ये नहीं पता था कि आपके हदीस का ही आपका फेवरेट मतलब ज़्यादा शौक है या रुझान आपका उस तरफ है। तो फिर अब आप अगर स्टडी कर भी रहे थे, आपने लोगों पाकिस्तान में भी, अब आप ज़ाहिर है रह रहे हैं इंग्लैंड, तो अब आप जा नहीं रहे। तो ये मुझे बताएं ना कि क्या बीमारी है लोगों को आजकल पाकिस्तान में हदीस रिजेक्ट करने वाली, या फिर लोग कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल किसी चीज को हदीस में पढ़ते हैं तो कहते हैं यार वो सुन्नत है बस सिर्फ,
जरूरी नहीं है करनी, ना करो। वो वाला एटीट्यूड क्यों आना शुरू हो जाता है? अब आई रिकग्नाइज कि ये पिछली जनरेशन का इसमें कसूर होगा, क्योंकि गांधी साहब की तरफ से थोड़ा आना शुरू है, क्योंकि लेकिन गांधी साहब उस वक्त में भी इतने खुल के हदीस के खिलाफ नहीं आए हुए थे हम्म। जितना अब आ रहे हैं। तो ये हम्म। मसला बेसिकली उनसे पहले का थोड़ा सा कहीं से होगा, ये उनके टाइम का ही होगा, लेकिन ये क्यों है, आपको क्या समझ लगी? सर इसमें मैं जरा ये, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे जो है ना, कि पाकिस्तान के कल्चर के अंदर कुरान के ऊपर जिस तरह जो भी कोई दाई आता है वो कुरान को पढ़ाने और उस पे करता है, हदीस के ऊपर यहाँ पे इतना जो उलमा है, खासतौर पे हनफी उलमा, वो भी एम्फेसिस नहीं देते क्या हदीस की भी कोई चीज है। अब हम्म। जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान के अंदर फरमा दिया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला हम्म। वह्युन यूहा, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जो ख्वाहिशात से बोलते नहीं है, हम्म। इल्ला के वो वही है जो कि नाजिल हुई है। हाँ। ये आयत जो है दलील है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, जो कौल है, फेल या तकरीर जिसको कहते हैं, टैसिट अप्रूवल कहते हैं, ये सारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से वही मुनज़्ज़ल है, हम्म। जिस तरह कुरान है। इमाम हम्म। अहमद बिन हंबल अपनी किताब उसूल सुन्नह के अंदर भी कहते हैं कि जो सुन्नत है ना, वो तफसीर करती है कुरान की। एग्जैक्टली। और एक और जगह मेरे ख्याल से इमाम शाफी का कौल है कि सुन्नत कल कुरान, कि कुरान जो सुन्नत है ना, वो भी कुरान की तरह वही है। एक हम्म। कलामुल्लाह है, दूसरा कलाम रसूल है, दोनों लेकिन अल्लाह की तरफ से है। तो ये सुन्नत का और हदीस का वही होने के ऊपर एम्फेसिस ना यहाँ पे इस तरह नहीं दी जाती। अब मेरे दिमाग से भी इस वक्त रेफरेंसेस निकले, मैं कौन से थे, लेकिन कुरान में आपको शायद याद आ जाए मेरी बात जब मैं बात अगर करूं, कि कुछ रेफरेंसेस हैं फॉर एग्जांपल जिसमें आयत आयत में कुरान को और एक सपोजिड एक विजडम को या एक टीचिंग के स्टाइल को एक हम्म। साथ अलग अलग रेफर किया गया कुरान में। क्या हमने फॉर एग्जांपल कि नबी अलैहि सलाम को हमने कुरान भी दिया एंड वी गेव हिम द विजडम एज वेल। हम्म। अब विजडम जो है वो बेसिकली फिर क्या है? which is whatever he teaches, or whatever he teaches becomes a hadith for us, right? क्योंकि हाँ कुरान एक जी। सेपरेट एंटिटी ऑल टुगेदर एग्जिस्ट करती है, तो अल्लाह में इमाम खुद शाफी। बेसिकली इनकार है कि मैंने ही दी है वो विजडम, हम्म। मेरी तरफ से इमाम ही है। शाफी ने इसकी तफसीर की हुई है, वो कहते हैं अल हिक्मा जो हम्म। यहाँ पे बयान की है, ये सुन्ना है, सुन्नत है। हम्म। हम्म। दूसरी जगह कुरान के बहुत ढेर सारी आयत है जिनके हम्म। अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को एक, मतलब कि पैरेलल रखा हुआ है कुरान के साथ। हम्म। वो मैं यूते अल्लाह व रसूला, नहीं सॉरी, वो मैं यूते रसूल फ़कत अता अल्लाह, कि हम्म। जिसने रसूल की अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की। हम्म। ठीक है, वमा अताकुम रसूल फ़खुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, कि जो तुमने हम्म। तुम्हारा नबी दे तो तुम ले लो, जिससे तुम्हें वो रोके तो रुक जाओ। अतिउल्लाह व अतिउ रसूल, ओबे अल्लाह हाँ, एंड ओबे द मैसेंजर। अल्लाह। अब ओबे अल्लाह तो आप कुरान के थ्रू कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली द हम्म। कुरान इज द रिटन वर्ड ऑफ अल्लाह, एंड बट हम्म। हाउ डू यू ओबे द मैसेंजर इफ यू डोंट फॉलो द हदीस? क्योंकि हदीस वही तो लिटरेचर बात ही है। है जो हुक्म हमारे तक पहुंचे नबी अलैहि सलाम के, तो ऑब्वियसली हम दैट्स द ओनली वे कि हम उसके ऊपर एक काम करते हैं। प्लस प्रैक्टिकली भी मुझे नहीं समझ लगती कि अब तो चलो खैर, अब तो मैं गांधी साहब वाली बात बीच में डाल देता हूँ, लेकिन मुझे मैं अब पता नहीं, आई हैव नो आइडिया कि वो किस तरह से वो लोग जस्टिफाई कर लेते हैं कि हदीस को क्वेश्चन करना, बेशक वो एक को करें या सारों को करें, अगर वो एक सही को कर रहे हैं तो ऑल ऑफ सडन ऑटोमेटिकली सारी की सारी सही भी बीच में क्वेश्चन में आ जाती होती हैं साथ ही उनकी, क्योंकि ज़ाहिर हम्म। तरीक़ाकार वगैरह जो भी है। तो मतलब कि जिस तरह हमारी नमाज हो गई, हमारे दिन की चीज़ें हो गई, और डेली लाइफ की रूटीन की चीज़ें होगी, सो और इस तरह की चीज़ें जो हमारी इन क्वेश्चन आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन फॉर सम रीजन इनको लग रहा है कि जो पिछले इतने सालों से ट्रेडिशन चल रहा था, जो इतनी एक्सटेंसिव मेहनत इन चीजों पे हो चुकी है और ये क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं, फॉर सम रीजन दे डोंट स्टैंड अप टू देम। तो क्या हम्म। कहते हैं, मेरी तो समझ से बाहर है कि किस वजह से ये इस चीज पे कहते हैं कि जी हमें नहीं समझ लगती इस चीज की, या फिर इसको उस लेवल की इंपॉर्टेंस नहीं देते। और मुझे भी ये भी नहीं समझ लगती कि आप मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान में ऐसे कि इतना हदीस को इंपॉर्टेंस दे दी क्यों नहीं जाती? कुरान 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 पे तो करते ही हैं, लेकिन पाकिस्तान में फॉर सम रीजन मैंने हिसाब लगाया कि नहीं है इतना। क्योंकि सर अगर हदीस साबित होगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मतलब कि उसकी इताअत करनी पड़ेगी। तो वो तो फिर कुरान समझ पाक रहे में भी इस तरह के काम है जो हम नहीं फॉलो कर रहे होते, वो करने पड़ते हैं, हैं? वो लेकिन नहीं फिर उसकी करते वहां फिर भी, तो बातिल हदीस को तो तावील वैसे ही नहीं करते हैं। सीरियस लेती है। तो कुरान का वो तावील कर लेते हैं, उसका इनकार नहीं कर सकते। हम्म। आप समझ रहे हैं?
ये सारी है ख्वाहिशात की पैरवी करना, और ख्वाहिशात मतलब कि वो बंदा जिस तरह कहते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में, अराइतल्लज़ी मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवा, कि क्या तुमने उसको देखा है जो कि अपना खुदा जो है ना अपने डिजायर्स को बना लेता है। हम्म। तो ये उसी तौर पे है कि कुरान को अगर कोई डिनाई करे, उसको पता है कि मैं खुद काफिर बन गया। हम्म। हदीस को वो इस तरीके से डिनाई कर सकता है और वो थोड़े अपने दिल की तसल्ली में रह सकता है। हदीस को डिनाई करने का मकसद यही है कि वो अपने ख्वाहिशात को फॉलो कर सके, या हम्म। फिर उसकी अपनी अकल जो है वो पहले एक उसका जो, या फिर तो वो किसी लिबरल घर में पैदा हुआ होता है और उसका एक लिबरल माइंडसेट बन चुका होता है। फिर हदीस जो आती है जो कि पर्दे पे आती है, या फिर कोई ऐसी आती है जो कि उसके मॉरल्स के खिलाफ जाता है ना, वो कहता है कि नहीं मेरे मॉरल्स ठीक है, मैं हदीस को रिजेक्ट करता हूँ। ऊपर से और उसके लिए चीज़ें, ज्यादा एक और इनको एक्सक्यूज मिल जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि लाइल्मी की वजह से इनको नहीं पता होता है कि ऑब्वियसली पढ़ता कोई नहीं है, कि मैंने ये भी सुना ओ हदीस तो जी 300 साल बाद लिखी गई थी। अब ब्लैंकेट स्टेटमेंट लिखी गई थी, उनका मतलब चीजें हिलनी शुरू हो गई घर में, खुद से जिन बॉयज थोड़े एग्रेसिव हो रहे हैं। वो ये होता रहता है मेरे साथ इधर। तो ये क्या राइट। कहते हैं, वो फॉर सम रीजन लिखी का मतलब उनको लगता है कि अचानक इन्वेंट हुई है, ये पहली दफा सुनी गई है। ऑल्दो ये बात इनएक्यूरेट है, नबी अलैहिस्सलाम के टाइम पे भी लिखी जा रही थी अलग अलग, कुरान बिल्कुल। अलग और हदीस अलग। और अगर सपोज करो आपने किसी पोटेंशियल सही कलेक्शन के बारे में बात भी करनी, की जो बुक फॉर्म में आ गया था, तो मुत्ता इमाम मालिक 70 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रॉफिट तक बिल्कुल। आ चुका था। और उसके हम्म। उनके उनकी लाइफ टाइम के दौरान भी मैं अब शायद रेफरेंस रेफरेंस तो आपको पता होंगे मेरे से बेहतर, अबू हुरैरा की मेरे ख्याल से रिपोर्ट है कि मैं सही था। मैंने सबसे ज्यादा हदीस ओरली मेमोराइज की हुई है, सुनी और मेमोराइज की हुई है, और मैं बयान करता हूँ, लेकिन मेरे से ज्यादा अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस ने हाँ, लिखी हुई है। अब्दुल्ला बिन अब्बास लिखी हुई है, वो हाँ। लिखते थे, मैं तो याद हाँ, करता था। उन्होंने हजरत एग्जैक्टली। अबू हुरैरा को बोला था। हाँ, तो वो तो उस टाइम पे भी था, तो ये मतलब कि एक रेगुलर मैंने हिसाब लगाया कि ना तो पहली बात कोई बॉदर करता है ओवरऑल पढ़ने के अलावा में, क्योंकि अब मुझे भी याद पड़ता है, आपको भी पता होगा ओ लेवल्स के टाइम तक हमने फरखंदा नूर से ऊपर तक तो पढ़ी नहीं थी इस्लामियात कहीं भी। हम्म, और या मैक्सिमम अगर उस वक्त में भी कोई ज्यादा रिलीजियस होता था तो बस पीस टीवी देख लिया करते थे डॉक्टर जाकिर नाइक को, वो था जाकिर तो था नाइक को वो भी। लिख लिया। हाँ, उनको भी मैंने एग्जाम्स के लिए रखा हुआ था, यूज करते थे, उधर से रेफरेंसेस याद करके एग्जाम्स में किया करते थे, दिया करते थे हम साथ। एक यही होता है ना कि देखें कि एक वेस्टर्न, एक जो सबसे ज्यादा अटैक जो ये शुरू हुआ था हदीस के ऊपर, ये हम्म। फैला तो है यहाँ पे, हम्म। लेकिन सबसे पहले ओरिएंटलिस्ट ने शुरू किया था, जो बाहर से ये स्टडी कर रहे थे। उन्होंने क्या कहते हैं जरा थोड़ा यहाँ पे ये डाउट फैलाने की कोशिश की थी। उन्होंने जब अटैक करने लगे ना हदीस के ऊपर, तो हमारे लोग जो है ना एक पैनिक होके उन्होंने भी रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे, स्पीकर्स कॉर्नर में ऐसे लोग देखे थे, कोई हम्म। हदीस जो है उनको नहीं समझ आई, उसका जवाब नहीं मिल रहा, क्या कहते सारी हदीस से सही तो नहीं है, मैं कैसे हम्म। मानूं ये सही, चाहे सही बुखारी में भी होती थी। हम्म। हमने भी ऐसे जाहिलाना कॉल कहे हुए हैं, लेकिन वो हम्म। लाइल्मी में होता था। तो इसमें वही होता है कि हमारे यहाँ पे जब तक हदीस के ऊपर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर अहमियत नहीं दी जाएगी, जिस तरह कुरान के ऊपर अहमियत दी गई है ना, और उसके बारे में नहीं सिखाया जाएगा, तब तक हम उसको सही तरह नहीं समझ पाएंगे। तो एक ये बहुत बड़ा इशू एक यहाँ पे होता है। और फिर अगर जो हदीस रिजेक्टर्स हैं, वो हम्म। कुरान को किस तरह मान लेते हैं, एग्जैक्टली, वो जो अवैस को मैं उस दिन यही कह रहा था कि सेम लोगों ने जिन्होंने हदीस ट्रांसमिट की हैं, उन्होंने ही कुरान पाक को प्रिजर्व रखा था। ऐसे ही है। कुरान भी हमारे साथ सनद के उस पे आया है, मैन्यूस्क्रिप्ट हमारे पास कुरान की हैं पुरानी, हम्म। लेकिन मेन जो उसका तरीका था नरेशन का, वो तो ओरल था। ओरल था। हदीस का भी ओरल था। और बिल्कुल। अगर आप जाके देखेंगे, आप जिस तरह हज़रत अबू हुरैरा की बात कर रहे थे, हज़रत अबू हुरैरा के स्टूडेंट थे हमाम इब्न मुनब्बिह, हम्म। ताबी थे। उन्होंने एक सहीफा लिखा था जिसके अंदर उन्होंने जितनी कई अहादीस जो हज़रत अबू हुरैरा से सुनी थी ना, वो लिखी थी। हम्म। तो वो सहीफा जो है, वो उसका मैन्यूस्क्रिप्ट मिल गया, मेरे ख्याल से बर्लिन लाइब्रेरी में इस वक्त पड़ा है। हम्म। डोंट कोट मी ऑन दिस, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन बहरहाल उसकी चेकिंग भी की थी एक पाकिस्तानी स्कॉलर ने की थी, जो कि पीएचडी डॉक्टर था। उसने हम्म। जब चेकिंग की थी, तो जो मुस्नद अहमद में हूबहू वही की वही हदीसें विद द एग्जैक्ट सेम वर्डिंग्स। हम्म। तो ये वो एक बड़ा एक शो था कि हाउ परफेक्टली प्रिजर्व दिस बुक इज। हम्म। आप जाके अगर कुतुब सित्ता ही देख लो ना, जो 6 बुक्स ऑफ हदीस हैं,
उनके अंदर कई ऐसी अहादीसें हैं जो कि इमाम अबू दाऊद नरेट करते हैं, इमाम बुखारी ने भी की होती है। हम्म। आप देख लो कभी कभार सेम टू सेम वर्डिंग्स के साथ नरेट हुई होती है, हालांकि दो हम्म। डिफरेंट किताबें हैं। और इमाम अबू दाऊद जो है वो इमाम बुखारी से तो कोई हदीस नहीं लेते, हम्म। इमाम अहमद से लिए उन्होंने, अब्दुल्ला बिन मसलमा अल कानबी से ली हुई है। हम्म। तो लेकिन लफ्ज हूबहू वही है, एग्जैक्ट सेम अरे टू ये फिर बस ये अमंग द मैनी इज़म्स जो हम टैकल कर रहे हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, लेकिन स्पेसिफिकली पाकिस्तान में, क्योंकि आप पाकिस्तान में नज़र आना शुरू होता है, जिसमें हम अक्सर बात करते हैं कि जो चीज़ें यहाँ के लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके छोड़ दी होती हैं ना, वो पाकिस्तान सेम। में उस तब पहुंचने शुरू होती हैं जब यहाँ वाले उसको फारिग करा चुके होते हैं। जिस तरह ये हदीस रिजेक्टर वाला फेज यहाँ पे गुजरा है, वो गुजर चुका है, खत्म हो गया, सबको पता चल गया था स्टूपिड आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो कोई हाँ। बनता तो अब क्लेम भी नहीं करता आके कि मैं हदीस रिजेक्ट हूँ। वो पाकिस्तान में अब आनी शुरू होती हैं, जस्ट लाइक एनी अदर आइडियोलॉजी, बेसिक लिबरलिज्म हो, फेमिनिज्म हो, कोई भी इज़म्स हो। वो हमारे पास लेट आते हैं और फिर थोड़ा अरसा ज़्यादा रहते हैं, और फिर जब तक अगली चीज़ हम कोई नई अडॉप्ट नहीं कर लेते होते वो होते हैं। लेकिन जिस तरह अब आपने फॉर एग्जांपल अब आप अपनी पढ़ाई में लगे हैं, और ये तो ऑब्वियसली एक नेवर एंडिंग चीज़ है, ये तो चलती ही रहेगी पूरी ज़िंदगी, आप कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते विद द अमाउंट ऑफ नॉलेज यू हैव। और जितनी जितना काम हो चुका है पहले ही, उसी को पूरा करने में इतना ज़िंदगी लग जाती है पूरी, आगे आगे और क्या करना है आपने। सर, तो जी। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह का कॉल है कि उनसे पूछा गया कि आप कब तक इल्म हासिल करते रहेंगे। हुँ। उन्होंने कहा मिनल महबरा इलल मकबरा, कि हुँ। जो क्रेडल होता है, वहाँ से क्रेडल कब्र से तक। लेके कबर तक। हुँ। इतना ही है, तो बिल्कुल ऐसे ही। ये नेवर एंडिंग एक वो है, जर्नी है। नेवर एंडिंग है। लेकिन आप मुझे ये बताएँ कि उस वो नेवर एंडिंग तो जितना है ही है, वो तो एक पूरी ज़िंदगी का पार्ट ही बन जाता है आपका बाकायदा। आपके जो आपने कहा घर वालों ने इतना ज़्यादा तंग नहीं किया क्योंकि आपने आहिस्ता-आहिस्ता इंजेक्शन दिए, सारा कुछ किया, लेकिन हर किसी के घर वाले इस तरह होते नहीं है। तो हम्म। और ये इसके अलावा सब कुछ एक बड़ी चीज़ होती है ना कि यार जॉब वाले, एक जॉब नहीं मिलेगी दाढ़ी रखने की, जैसे मौलवी ज़्यादा कहेंगे लोग, हम्म। या फिर एक ओवरऑल कमाई का सिलसिला अफेक्ट होना शुरू हो जाता है, या एक रेगुलर लाइफस्टाइल जीने में भी मसला आता है। तो आप ये बताएं कि अगर कोई बंदा सपोज करें हेजिटेट करता है इस वजह से कि यार ठीक है, मैं दिल करता है मैं करना चाहूंगा, लेकिन लोग क्या कहेंगे, घर वालों ने रिजेक्ट करना शुरू कर देना, रिश्तेदार मजाक उड़ाएंगे, दोस्त मजाक उड़ाएंगे, मेरी कंपनी ही उस तरह की नहीं है कि जिसके अंदर मैं इस तरह की चीज प्रैक्टिस कर सकूं या इस तरह का बंदा बन सकूं। तो और जॉब वगैरह, स्पेशली रिस्क का मसला कि अगर सपोज करें आपका तो बाद में स्टार्ट हुआ ना, आप यूनिवर्सिटी पहले गए तो फिर आपने बाद में ये चीज अपनाई है। अगर हम्म। सपोज करो कोई हमसे कोई किस्मत वाला होता है जो ओ लेवल्स के दौरान या ए लेवल्स के दौरान ही रियलाइज कर लेता है कि उसने इल्म इस तरीके से इस तरह हासिल करना है, वो ये प्रेफरेंस है उसकी। तो अगर वो स्टूडेंट ऑफ नॉलेज बनने की तरफ जाता होता है तो उसके दिमाग में ये चीज, और उनके घर वालों में स्पेशली जो ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते, वो ये तो आती आती है कि भाई कमाएगा किस तरह। कमाई कहाँ से आएगी। हाँ, जिंदा कैसे रहेगा, कमाएगा कैसे, घर शादी करनी है, मौलवी से शादी कौन करता है, पहले ये वाली चीज होती थी, अब ये कम हो गई, पहले हमारे बचपन तक होती थी कि मौलवियों से कोई हाँ। शादियां नहीं करते। तो इस चीज का क्या आपको क्या रिकमेंडेशन है, इस चीज का क्या ख्याल है इस बारे में? ये मुझे सही बताऊं कि मैं जब थोड़ा सोचा था ना, मैंने मदीना यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया था, तो मेरे भी ये एक जरा ख्याल आया था कि मैं एक तो हम्म। यहाँ पे, अब मेरी उम्र जो होगी 23 साल की हो गई है। ठीक हम्म। है, वैसे भी उन्होंने 23 साल के लोग लेने फिर बंद कर दिए थे उस वक्त, उनका कोई एक नया रूल आया था। तो मैं कहा हम्म। मैं 23 साल यहाँ पे लगाऊंगा, फिर आगे 8 साल उधर, मैं 31 साल का हूँ जब पढ़ाई मुकम्मल करके आऊंगा, मैंने क्या मतलब कि मैं कमाऊंगा किस तरह, मैंने फैमिली भी, हम्म। एक शादी भी करनी होगी, अपनी फैमिली को लुक आफ्टर किस तरह करूंगा। तो फिर अल्लाह का ये हुआ कि मेरे ना फिर बाद में मदीना यूनिवर्सिटी का मैंने छोड़ के मैं पाकिस्तान की तरफ ही आ गया। तो यहाँ पे अब शुरू शुरू में मैंने एक जॉब करना शुरू की थी यहाँ पे, इधर ही एक क्लिनिक में एचआर, मतलब के वाले साहब के रेफरेंस के, तो एचआर के नौकरी पे करता था, छोटा सा था। तो उस वक्त सुबह के शाम तक नौकरी होती थी, तो उधर जाता था, फिर शाम को मैंने उलमा से अलग टाइम लिया हुआ था, मुझे पढ़ाने के लिए अलग टाइम दे, तो उधर जाता था फिर मैं। तो फिर बाद में मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था, क्योंकि वाले साहब ने मुझे कुछ पैसे दिए थे बिजनेस शुरू करने के लिए कंस्ट्रक्शन का, तो फिर मैं उसमें लग गया था, फिर मैंने नौकरी छोड़ दी थी, कंस्ट्रक्शन में मैं अपने बिजनेस में लग गया। लेकिन हम्म। मैं समझता हूँ कि ये हर किसी का हाल नहीं होता, नॉट एवरीवन हैज द लग्जरी ऑफ स्टार्टिंग देयर ओन बिजनेस। हम्म। तो इसमें मैं यही करूंगा कि सबसे पहले तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के ऊपर तवक्कुल किया जाए, हम्म। कि रिस्क जो है ना, वो हमारा पूरी कायनात बनने से 50,000 साल पहले लिख दिया गया है, हम्म। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में है।
और फिर जब हमारा जो रिस्क है, जो एक स्पेसिफिक, हम जब अपने वालदा के पेट के अंदर होते हैं, तो फिर तब हमारा रिस्क भी लिख दिया जाता है कि कितना हमें मिलना है और कितना हमें नहीं मिलना। और मतलब कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि एक इंसान को यतलुबु रिस्क कमा यतलुबु अल मौत, कि रिस्क उसका जो बंदे का है वो उसी तरह उसको ढूंढता है जिस तरह मौत उसको ढूंढती है। एक अजल लिखा हुँ, होता है, वो मिलना ही मिलना है, जहाँ पे वो हुँ। होगा उसको नहीं पता किधर है। रिस्क भी उसी तरह ही है। वही, अगर लेकिन कोई बंदा ये सोच रहा है कि दीन का इल्म लेने की वजह से मैं भूखा रह जाऊँगा या मुझे कोई काम नहीं मिलेगा, पहली बात तो जो टिपिकल पाकिस्तानी स्टाइल में मैं ताना मार लेता हूँ कि जो नहीं भी कर रहे उनको भी यही हालात हुए हैं पाकिस्तान में आजकल, लोगों की कमाई ये सारों की इफेक्ट हुई हुई है। तो आपको बहुत एटलीस्ट ज्यादा। इस चीज़ से ये इशारा हो जाना चाहिए कि दिस इज नॉट अ डिसाइडिंग फैक्टर कि आप दीन का इल्म हासिल करते हो तो आपको कमाई होनी हम्म, है नहीं। और पर्सनल एक्सपीरियंस आप अपने बेशक बड़ों से पूछ लो या और लोग जो इस रास्ते पे चले हुए हैं या वैसे भी ओवरऑल इन लाइफ जो भी लोग चले हुए हैं, उनसे बात करो तो वो कहेंगे कि मुश्किल से मुश्किल वक़्त में जहाँ से मुझे नहीं भी पता था कि मैंने अपना खर्चा कहाँ से पूरा करना है, बेशक मकान का किराया हो, कुछ भी हो, कहीं न कहीं से कुछ ऑटोमैटिकली चीज़ें पूरी होती रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अपने टाइम पे भी देखा है कि हमारे बीकन हाउस में फॉर एग्ज़ाम्पल उस वक़्त में मुझे याद है बीकन हाउस की द 2 या 3 महीने की फ़ीस ₹60,000 आया करती थी, जहाँ तक मुझे याद है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, हम्म, लेकिन मुझे ये पड़ता है। तो लेकिन 60,000 उस वक़्त में बच्चे की 2 महीने की फ़ीस के लिए ठीक-ठाक अमाउंट होती थी और हमारे पास इस तरह के हमारे क्लास फेलोज़ होते थे जो छोटी घराने से फाइनेंशियली उसमें से आते थे। हम्म, मोटरसाइकिल पे 2-2 3-3 लोग आ रहे होते तो उनके घर भी चल रहे थे, उनके खर्चे भी पूरे हो रहे थे, शाम को वो अकेडमीज़ में भी आ रहे थे, हर जगह आ रहे थे हमारे साथ ही। कभी इस तरह हमने ना फ़ील वैसे भी नहीं होने दिया, ना कभी फ़ील हुआ है कि यार ये कोई डिफरेंट क्लास के बंदे आ रहे हैं। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि ये अगर आपको लग रहा है कि पैसे मैं इस तरह नहीं ये करूँगा तो मेरे पैसे रुक जाएँगे, फिर तो आप हलाल काम ओवरऑल जनरली ना करो, आपको जो अपॉर्च्युनिटी मिलती है आप हराम काम हम्म। कर लो अगर सिर्फ़ पैसे ही कमाना आपका गोल है। तो अल्लाह मियाँ आप मदद करते हैं इस चीज़ में, मतलब कि ये लोग रियलाइज़ नहीं करते क्योंकि जब तक आपके साथ हो ना चुका हो ना, तब तक वैसे मैं सच बताऊँ पता नहीं चलता। हम्म, मैं आपको ये ऑनेस्ट जब ऐसे तक ही मैं है। वो लेवल में था ना, अगर यही बात मुझे भी कोई कह रहा था, मैं कहता हाँ यार ठीक है, सबको पता है, अल्लाह रिज़्क देता है, अल्लाह मियाँ करेंगे कुछ ये वो बचपन से, क्योंकि ये वो ऐसे फ्रेजेज़ हो गए जो हम एवरीडे बोलते हैं और बस आप उनको ना इम्यून हो चुके होते हो सुन-सुन के। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ौदगी पे अगर आप किसी की जाते हो, जी अल्लाह आसानी पैदा कराए, जी अल्लाह आपको सब्र अता फरमाए, वो हम्म, सुन-सुन के आपको इतने इम्यून हो चुके हो कि बस आपको लगता है कि एक स्क्रिप्ट है, ये मैंने पढ़नी ही पढ़नी है बार-बार जाके। हम्म, तो आपको वो आप रियलाइज़ ही नहीं करते जब तक आपके साथ ऐसे होता ही। नहीं है। ये तब आपको पहली दफ़ा पता चलता है जब आपकी पहली जॉब लगती है, उसके बाद जब आपकी शादी होती है तब आपको फ़ील होता है कि रिस्क अच्छा अल्लाह मियाँ सच में एक्स्ट्रा डालते हैं कहीं से कहीं, या तो फिर आपके जब बच्चे होने शुरू हो जाते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें, तो ट्रस्ट फ्रॉम पीपल हू आर ओल्डर देन यू, कि हम झूठ नहीं बोल रहे, हम सच बोल रहे हैं कि इट्स ऑल टेकन हाँ, केयर ऑफ, तो नो नीड टू सारे वरी अबाउट इट। सारा कुछ। ये क्या कहते हैं, एक बात हमें भी बड़ी होती है अब जब हम घर बना रहे हैं, मेरे बिजनेस पार्टनर भी हैं, तो हाफिज हसन नदीम है उनका नाम, अल्लाह उनकी हिफाजत करे। वो बड़े अच्छे एक होते हैं कि जब मैं कभी कभार दर्द की वजह से नहीं भी अवेलेबल हो सकता ना, वो संभाल लेते हैं। वो कहते हैं कि तुम जाओ। उन्होंने कभी हुँ, आज तक ये नहीं किया कि काम पे नहीं आ रहे, तो वो भी एक मेरे लिए बहुत बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है। हुँ, तो लेकिन बहरहाल हम मैं उनसे बात करते हैं ना कि हम कभी कभार घर हमने शुरू किया होता है, उसके पैसे पूरे होते हुए बनने, मैं कहता हूँ हसन यार पैसे इसके बन नहीं रहे। कहते हैं हुँ, लेके चलो अल्लाह तवक्कल, काम करो और हो भी जाता है हुँ, मुकम्मल। हुँ, तो ये चीजें अल्लाह के ऊपर तवक्कल एक एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ है, किसी भी उसमें जाए ना, अगर मतलब कि सिर्फ सीकिंग अगर आप सीकिंग नॉलेज, इफ यू आर गोइंग आउट टू सीक नॉलेज, अल्लाह के रास्ते पे निकल रहे हो, मन खरज फी तलबुल इल्म फहुव फी सबीलिल्लाह, जिस तरह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इल्म हासिल करने लिए निकले तो फिर वो अल्लाह के रास्ते में। तो जो हुँ, बंदा अल्लाह के रास्ते में, क्या अल्लाह उसका ख्याल नहीं रखेगा जो अल्लाह के हुँ, दीन का काम करने जा रहा है? तो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से ये एक बात आती है। और मैं फिर एक यहाँ पे एक और भी पॉइंट देना चाहता हूँ कि जितने भी देख लें, मैं बड़े बड़े आइम्मा का नाम लूं, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम नसाई, इमाम तिरमिजी, इमाम बरबहारी, ये सारे मुहद्दिसीन हैं, इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं दीन के लिए। और ये सारे के सारे काम करते थे। इमाम अहमद जो है वो एक हाँ, फकीर घराने से थे। ऑब्वियसली। हुँ, फकीर घराने से थे। हुँ। सुबह जाते थे, लकड़ी जमा करके वो जाके मार्केट में बेचते थे, और फिर क्या कहते हैं अपने दर्स पे भी जाते हैं, और अल्लाह ताला ने उनको इतना बड़ा मकाम दिया कि उनको इमाम अहले सुन्नत वल जमा बोला जाता है। इसलिए मैं ये वही अच्छा हो गया आपने ज़िक्र कर दिया, क्योंकि हम ये किसी को नहीं कह रहे कि इसका ये मतलब है कि काम करना छोड़ दो, पूरा दिन बस यही करते रहो। आपने अपना साथ रिस्क चलाना होता है, कोशिश करते रहना होता है, अल्लाह मियाँ खुद बिल्कुल। बरकत डालते हैं उसमें से जितना भी डालनी है। और एक और प्रूफ सबसे बड़ा ये भी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी बंदा ये स्टूडेंट ऑफ नॉलेज है या खुद स्कॉलर है, वो सारे ही तकरीबन यही बात करते हैं जो हम कर रहे हैं।
तो अगर इतने ढेर हम्म, सारे एक जत्था लोगों का ये बात करे तो देर मस्ट बी सम ट्रूथ टू इट, राइट? नॉट एवरीबडी कैन बी लाइंग। और सारे आप लोगों के जाके बिल्कुल हंड्रेड फॉर परसेंट एग्जांपल जिन स्कॉलर्स की आप बात करो, मेजोरिटी स्कॉलर्स हैं वो सारे फ्री पढ़ा रहे होते हैं। गिनना चुनना मैंने आज तक हम्म, सुना होगा कोई बंदा प्रॉपर जो स्कॉलर है या आलिम है, वो प्रॉपर आलिम होगा वो कि भाई वो बहुत कोई फीसेस ले रहा है या फिर बहुत कोई उसने बकायदा एक उसने अकेडमी खोली है कि जी बच्चा मेरे पास पढ़ना है जी 10,000 तुसी दो 10,000 तुसी दो वाला हिसाब है। वरना मोस्टली जो होते हैं फीस सबिलिल्लाह वाला हिसाब होता है कि जो वो अपना इल्म आगे बस बांट रहे होते हैं लोगों के अंदर फ्री, उन्होंने बस टाइम सेट किया होता है, थोड़ा वो बनाया होता है। हम्म, तो वो भी तो कहीं से कमा रही हैं, कमा ही रहे हैं ना, उनके घर भी तो चल ही रहे हैं कहीं से। बिल्कुल। अब जो है क्या कहते हैं, हम अब मदरसे के अंदर तो जिस तरह फीस नहीं होती, हमारे कुछ जिन मदरसे में मैं जाता हूँ उधर कोई फीस वगैरह नहीं हम्म। होते। तो वहां पे जाके मैं भी मेरा भी पढ़ना होता है, तो फिर वो भी मुझसे कोई चार्ज नहीं करते, बस सिर्फ नहीं मेरे जिस पेट्रोल का ही तरह आप खर्चा कह रहे हो होता कि फॉर है। एग्जांपल अगर आपने किसी प्राइवेट टाइम किसी से अलग मांगा हुआ है कि अलग स्केड्यूल हम्म, में जी आप टाइम निकाले बिल्कुल भी मेरे नहीं, लिए उसमें। हम्म। बिल्कुल भी नहीं। मैंने मेरे जो शेख रियाज आकिब साहब हैं हाफिज़ुल्लाह ताला, जो मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने बहुत मुझे पढ़ाया। पिछले हम्म। 5 साल से कंसिस्टेंटली वो मुझे पढ़ा रहे हैं, हफ्ते में 3-4 दिन। उनके घर जाता हूँ, वो मुझे अलग टाइम देते हैं, घंटा दो, और 3-4 किताबें पढ़ाते हैं मुझे। हम्म। तो ये चीजें जो है ना कि उसमें वो कोई चार्ज, इसमें कोई पैसे नहीं लगे, सिवाय कुछ इदारे जो हैं जो कि करते हैं, लेकिन वो सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि उनका जो सिस्टम है ना वो चल सके। हम्म। अगर मैं अगर आप इजाजत दें, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ जी जी आना बताओ। चाहूंगा, अगर आप जी हैं जी। तो। सबसे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर है कि अगर आपका एक बिजनेस है जो कि आप चला सकते हो, ठीक है, थोड़े फ्लेक्सिबल टाइमिंग आप उसके रख सकते हो, तो वो एक अच्छा सिनेरियो है। नहीं तो आजकल जमाना है फ्रीलांसिंग का। हम्म। आप कोई सी भी स्किल सीखो, और उस तरह ऑनलाइन आप क्या कहते हैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करो। वो भी आपके, क्योंकि आप थोड़ा, आपके पास फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स होती हैं, आपको टाइम डिवाइड करना पड़ेगा। थोड़ी मेहनत इसके अंदर तो होती है, लेकिन जिस तरह है कि वहाँ याह्या इब्न कसीर ने फरमाया था कि ना, ला युस्ताउल इल्मु बिराहतुल जसद, के इल्म जो है ना वो बदन के आराम से नहीं आता। और खास तौर पे अगर हमने सारे ये करने हैं, तो फिर हमें थोड़ी मेहनत इसके अंदर करनी पड़ेगी, थोड़ी थकावट होगी, मेहनत होगी, सैक्रिफाइसेस ऑब्वियसली होंगे। कोई चीज आसानी से नहीं आती, खास तौर पे एक बहुत ही जो हाई लेवल है वो आसानी से अचीव नहीं होता। तो जो अभी अगर मैं किसी को एडवाइस करूंगा जिसके पास अगर बिजनेस अपना स्टार्ट करने के लिए नहीं है, तो फिर थोड़े बहुत वो कोई स्किल सीखे जिससे वो सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड कर सके, फ्रीलांसिंग कर सके, और अपनी टाइमिंग्स उस तरह रखे कि वो क्या कहते हैं काम भी करे, और फिर बाद में जाके अपने दर्स पे भी जा सके, पढ़ भी सके, फैमिली को भी टाइम दे सके, उसके लिए कोई। तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से कि अब हमारा एक थोड़ा कल्चर फ्रीलांसिंग की तरफ चला गया है। तो प्रैक्टिकल के एस्पेक्ट्स के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि शायद ये एक अच्छा सोल्यूशन है। नहीं तो जॉब के हाँ बाद ये भी अच्छा अगर। सोल्यूशन। और हम ये भी है कि बेसिकली कुछ लोग जो समझते हैं कि यार फिर हर वक्त आप सीरियस रहोगे, पढ़ाई 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 लगे रहते हैं, क्योंकि अक्सर लोग पढ़ाई से वैसे ही आगे जाते हैं। तो ये उस तरह का बोरिंग लाइफस्टाइल भी नहीं है, या असद भाई जाके डोले शोले भी बनाते हैं, जिम भी जाते होते हैं, लोग स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, लोग फुटबॉल करते हैं, एंजॉय करते हैं, दोस्तों के साथ फिरते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वो सारा कुछ करते हैं जो एक नॉर्मल बंदा करता है। हाँ बस जी। फर्क ये है कि आप एडिशनल बीच में घंटा दो निकाल रहे होते हो एक ऐसी चीज को टाइम देने के लिए जो कि रियलिटी ऑफ एवरीथिंग है, जो कि अल्टीमेट ट्रूथ है, जिसने आपका हर तरीके से आपको फायदा देना है। अगर आप सपोज करो जितना डीप आप फॉर एग्जांपल जिस तरह आप गए, अगर आप उतना नहीं भी जाना चाहते तो आप एक नॉर्मल सरफेस लेवल तक रह के भी ये सारा कुछ कर सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि हर बंदे ने ही आलिम बनना है या हर बंदे ने ही मुहद्दिस बनना है, जिस तरह भी करना सर मैं आपको एक बात बताऊं, है। जी। हफ्ते में एक दिन, 1 घंटा, हम्म। बस, दैट्स ऑल यू नीड। हाँ। दैट्स ऑल यू नीड, बट यू नीड टू डू इट विद कंसिस्टेंसी। हाँ वो है। उसके साथ इतनी सी बेशक आप बात। जो मर्जी करो, जॉब भी कर सकते हो, कारोबार भी कर सकते हो, जॉब सारा करो, कुछ कर सकते हो। घंटा तो मेरा ख्याल से हफ्ते में एक निकाल ही सकता होगा हर कोई यार बंदा, उससे जॉब ज्यादा और टाइम बिजनेस। डूम स्क्रोलिंग पे करते हैं हम फोन्स पे बैठ हाँ के, बस। ड्रामे देखने, जो व्लॉग्स जाते देख हैं। रहे हो, जितने देर आपने बैठ के डकी भाई का व्लॉग देखना, उससे बेहतर ये कर लो। अगर व्लॉग ही करना है तो चल अपना ही बना लो, कुछ अच्छे काम करते खुद हम्म। वेले बैठ के और देखने से बेहतर है। अब तो सर, अब बात ये है कि अब तो इल्म इतना आसान हो गया एक्सेस करने का, जिस तरह मैंने आपको बताया था, AMAU अल मदरसा अल उमरिया, उस्ताद अब्दुर्रहमान हसन, इन्होंने कई लेक्चर्स निकाले हुए हैं। इनकी 65 डे वीडियोज हैं, 1.5 घंटे की सीरत नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर।
और अरबिक जो मदीना बुक्स हैं, अरबिक मदीना बुक 1, मदीना बुक 2, मदीना बुक 3, वो तो उन्होंने इतनी आसान की हुई है पिक्चर्स के साथ, मेरे पास पड़ी हैं, वो बंदा आराम से सीख सकता खुद भी। आराम से सेल्फ हम्म। स्टडी कर सकते हो आप। आपके पास क्या कहते हैं, और मैं जानते हुआ कि अब तो स्कॉलर जो अरबिक स्कॉलर्स भी हैं, हम्म। जो कुवैत, सऊदी, यूएई वगैरह से भी ऑनलाइन आते अवेलेबल है हैं, सब लोग। ऑनलाइन ट्रांसलेटेड अवेलेबल है। हम्म। फिक बुक्स क्या कहते हैं इंग्लिश में पढ़ाई जा रही। शेख उस्मान इब्ने फारूक जो है, वो हम्म। अपने चैनल के ऊपर जो है, वो उन्होंने हनबली फिका के ऊपर किताबें पढ़ी, अक्सर मुख्तसरात। तो मतलब कि नॉलेज इज वेरी इजी टू अटेन, बस लेकिन लेगा कौन। ये है वैसे कि आहिस्ता आहिस्ता अब लोगों का रुझान बनना शुरू हो गया। ऑल्दो आई हम्म, डोंट थिंक अभी तक उस लेवल तक हो चुका है कि भाई हमने फुल फ्लेज आलिम वाला आलिम बनना है, लेकिन ये है कि लोगों का भी इंफॉर्मेशन की तरफ आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि लोग अब जिस तरह अवैस के साथ भी मैं बात कर रहा था कि जिस तरह अब जिस लेवल पे लोग अब दाइस को, स्कॉलर्स को यूट्यूब पे भी सुन रहे हैं, उस लेवल पे पहले नहीं हुआ करता था कभी भी। और अगर आप बिल्कुल। किसी के साथ कोई नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होल्ड करने की कोशिश करते हो बेसिक्स के ऊपर, जो हल्का सा भी एजुकेटेड बंदा है वो ही कैन कीप अ फेयरली एक्यूरेट कॉन्वर्सेशन विद हम्म, रेफरेंसेस आल्सो। अगर और अक्सर इस तरह की चीजें बताते होते हैं जो आपके जहन से निकली हो या आपको याद नहीं रहती, तो ये एक अच्छा मैंने ओवरऑल ट्रेंड देखा है। सेकेंडली सबसे बड़ी बात ये कि दे आर नॉट अशेम्ड टू बी लेबल्ड इन वन वे और द अदर एज अ रिलीजियस पर्सन या इवन अ मौलवी। जिस तरह अब हम तो मजाक मजाक में अपने आप को मौलवी कहते हैं कि कह लो जो मर्जी, क्या फर्क पड़ता है। तो अब और दूसरी साइड जो है, जो ऑपोजिट साइड है सबकी, वो सब देखते भी हैं कि यार ये क्योंकि पहले कहते थे मौलवी वो बंदा होता है जो मदरसे से पढ़ा होता है, और मदरसे में पहले उसको भेजते थे जो निकम्मा बच्चा होता था, ये किसी गरीब हम्म, घराने का होगा। अब ये मौलवी हाँ, निकल रहे हैं भाईजान लम्स में से, बीकन हाउसेस में से निकल रहे हैं, एकदम इंटरनेशनली रहती पढ़े है। हुए हैं, ये तो इंग्लैंड से पढ़ गया है मौलवी हो गए, कनाडा बैठा है मौलवी हो गए, ये क्या हो रहा है भाई। और ये तो वो लोग हैं जिन्होंने अपने टाइम में हरकतें भी सारी की हुई हैं और पढ़े लिखे भी कुछ हद तक हैं, और फिर मतलब कि एक अनोमली होती है उन लोगों के लिए ये। सर, एक ये बहुत बड़ा एक हमारे अंदर जो है ना, जिस तरह आपने बहुत अच्छी बात पॉइंट आउट की है कि हम निकम्मे बच्चे को भेजते हैं मदरसा पढ़ने। हम्म। वो जब से शैतान होते हैं ना, सबसे ज्यादा ये बेगैरत आदमी, इसको जरा मदरसा भेजो, कुरेज करके है, फिर वो जाके वही हरकतें मदरसे में करते हैं, बस फर्क ये हाँ। होता है। फिर वो जाके ना वो उस लेवल के आलिम नहीं बनते जो पहले का टाइम होता था ना। हम खास तौर पे हमारे असलाफ के दौर पे, सलफ के दौर पे, वो देखते थे हमारा सबसे होनहार बच्चा कौन सा है। देख लिया होनहार बच्चा ये है, इसको भेजो मदरसे दीन पढ़ने। और कई इस तरह ऐसे उलेमा निकल चुके हैं जिनको सर पढ़ो उनके बारे में, उनकी जिंदगी में शर्म आती है कि हम क्या कर रहे हैं। मैं एक हाँ। एग्जांपल यहाँ पे दे दूं, एक नाम शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, उनका नाम तो आपने सुना होगा। हम्म। इकलौते आर्मी, वन मैन आर्मी है जिन्होंने एथियस्ट का भी रद्द किया, हाँ। क्रिश्चियन का भी किया, और जितने भी सूफियों का भी किया, जो जो भी मतलब के बिद्दत के खिलाफ, कुफर के खिलाफ उन्होंने पूरी अपनी जंग जारी की हुई थी। बिल्कुल। और उन्होंने, मेरा पूरा एक अल्हम्दुलिल्लाह लाइब्रेरी का सेक्शन है विच इज डेडिकेटेड टू हिज वर्क्स ओनली। हम्म। मतलब इतनी वुसअत थी उनके इल्म के बारे में। हम्म। और ही वॉज वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। सिर्फ ये भी नहीं था, मैथ के अंदर भी, मेडिसिन के अंदर, हिस्ट्री के अंदर उनका बहुत था। तो बिल्कुल। जो हमारे उस वक्त के उलमा थे ना, वो देखते थे कि यार वो इल्म की अहमियत भी एक रखते थे। यहाँ पे तो इल्म की अहमियत नहीं होती। बिल्कुल। एक जिस तरह हमारे और दीन को भी अहमियत, जो सेकुलर स्टडीज भी होती थी ना, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह, ये भी, उसके भी जो उलमा होते थे, वो भी क्या कहते हैं, आप जाके उनको देखें ना, वो भी अल्लाह ताला की वजह से ये, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है क्या, कि जाके इल्म हासिल करो, दुनिया को देखो। असल में वो एक 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 वो बहुत ही मेरे हिसाब से पता नहीं हम गेम खेले गए किस तरह हुआ कि हमने पता नहीं क्यों इन केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स बायो को इन सबको हमने दीन के साथ फॉर सम रीजन अलग कर लिया, जिसमें हम कहते हैं कि दीन और हम्म, दुनिया साथ साथ चलती है, ये दुनियावी तालीम है और ये दीनी तालीम है। मतलब कि द फिनोमेना ऑफ फिजिक्स या द फिनोमेनन ऑफ केमिस्ट्री या इनके अंदर जो भी चीजें अकर कर रही होती हैं, दे आर हम मौलवियों के अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस चीज को आराम से कि दे आर ऑल प्रोसेसेस एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस क्रिएटेड और प्लेस्ड ऑन अर्थ या इन द यूनिवर्स बाय अल्लाह। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं उस चीज के पीछे रिसर्च कर रहा हूँ विच इज essentially intrinsically my research behind the creation of this thing या this process या this rule of nature या physics by made by Allah, तो I'm automatically doing learning something that is part of the deen, कि ये सारा कुछ अगर हम्म, अल्लाह का क्रिएशन ही है और अगर मैं सबको सीखने की कोशिश कर रहा हूँ या इसको पहुंचने को, बेशक आप दुनिया सबसे रैंडम टॉपिक भी उठा के देख लो कि अगर आप सपोज करो एरोस्पेस की बात करते हो या फिर प्लेनेट स्टडी करना चाह रही है, और बेशक मैं टेलीस्कोप लगा के रात को आसमान में तारे ढूंढ रही हूँ, उन चीजों को स्टडी कर रहा हूँ, तो ये भी मेरे दीन की स्टडी ही है, क्योंकि दे आर एट द एंड ऑफ द डे क्रिएशन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो बिल्कुल। ये मुझे नहीं समझ लगती कि क्यों उसको अलहदा कर दे। क्या फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हम एग्जाम्पल देते होते हैं कि जी
इस मुस्लिम स्कॉलर ने एस्ट्रोनॉमी की बेसिस रखी है, या वो क्या नाम हो गया उनका, इब्न अल हैथम हो गया, या अल ख्वारिज़मी हो गए मोहम्मद जिन्होंने इब्न मुसा मेडिकल, अल-ख्वारिज़मी। ख्वारिज़मी हो गए जिन्होंने मेडिकल साइंस या सर्जरी की बेसिस स्टार्ट की थी, सारा कुछ रखी थी। ये लोग कहाँ से कर रहे थे? उस वक़्त में कोई अलग बायो की बुक थोड़ी मिलती थी जो उन्होंने ओ लेवल के लिए तैयार करनी होती थी। वो सारी उनकी एजुकेशन यही होती थी जो हमारी ये जो जिनको अब हम आजकल पेंडू एजुकेशन कह रहे होते हैं। तो और हम्म। ये मतलब कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पायनियर करना शुरू किया था ये सारा कुछ। तो मतलब कि क्यों क्यों हम फॉर सम रीज़न हमने इसको अलग समझना शुरू कर दिए कि किस तरह ये आकर हुआ हमारे साथ? ये सर आप ये देखें ना, मैं एक दफा आपको बताता हूँ कि मैं अपने शेख जो जिनसे मैंने बुखारी पढ़ी थी, तो उनके साथ मैं था, तो फिर मैंने उनसे पूछा था कि अगर कोई बंदा ये सब्जेक्ट्स जो हैं, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री वगैरह ये पढ़े, एस्ट्रोनॉमी वगैरह पढ़े, इस नीयत के साथ कि अल्लाह ताला की मखलूक को स्टडी करना है, तो शेख मोहम्मद ने उस वक्त जवाब मुझे दिया था कि बेटा ये जो है ना, ये मतलब कि जो अजीम तरीन जो इबादतों में से है, तदब्बुर करना हुँ, अल्लाह ताला की मखलूक के ऊपर। हुँ। और इसीलिए तो आप तो देखो ना कि इब्न अल हैथम की एक उससे जब पूछा गया ना कि क्यों, उसे कहता है कि मैं, अल्लाह ताला ने मुझे बोला है कुरान के अंदर कि देखो मैंने अपनी मखलूक को किस तरह बनाया, मैं वही बार-बार देख रहा कितनी कितनी दफ़ा अल्लाह हमें कहते नहीं है कि डू यू नॉट पॉन्डर, डू यू नॉट सी, डू यू हूँ। नॉट थिंक, तो वो किस अफला लिए है? ताक़िलून। हाँ, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, उन्होंने जब अपनी लिखी थी ना किताब, वो अलजबरा के ऊपर एक उन्होंने किताब हुँ, लिखी थी, बड़ी फेमस उसके ऊपर थी। तो शुरू बताऊं किस तरह वो करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हुँ, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। हुँ, मतलब कि हाँ, जो हमारे मुस्लिम एक हर चीज में होते हैं, जो यहाँ पे सेक्युलर, यहाँ पे कोई क्लास में हमारे टीचर आगे नहीं शुरू करते इस कभी तरह कभी कोई सीन ही नहीं है, कोई सीन का। नहीं है। वो ये एजुकेशन भी उसके अंदर भी अपना कह रहे हैं कि ये सारा हमारे अल्लाह की तौफीक से, हमारे अल्लाह के। ये तो चलो आप और मैं कह रहे हैं ना, ये हम तो चलो हाँ। मौलवी, हम तो बायस्ड हैं, हमने क्यों कहना। मैं एक और सोर्स दे देता हूँ, बल्कि वो इंटरव्यू यूट्यूब पे अवेलेबल भी है, कोई अगर देख के इस पॉइंट तक अगर घंटे तक पहुंच गया, कोई सुन रहा है, देख ले कि बुक ऑफ सही नॉन मुस्लिम्स, ठीक है। कॉलर कॉलर नील डिग्रास टाइसन, वो वो एक इंटरव्यू में बैठ के कह रहा था, कहता है कि जो मोस्टली जो किसी वजह से जो क्रिएट जो मून है ना, मून के ऊपर क्रिएटर्स बने हुए हैं हाँ। एस्ट्रॉइड की शावर की वजह से, तो वो क्रिएटर्स के नाम जो रखे हुए हैं वो भी अरब नेम्स हैं, क्योंकि जो स्टडी कर रहे होते तो लोग उनको नाम दिया करते, तो वो अरब नेम्स देते थे, तो उनके मोस्टली अरब नाम है। और जो एस्ट्रोनॉमी में जो स्टार्स पढ़ते होते हैं उनके नाम भी मोस्टली अरब ने नाम रखे हुए हैं, तो वहां से वो बस लैटिनाइज होकर आगे ट्रांसफर हुए हैं। तो ये किसी ऐसे थोड़ा, उनके पास कौन सा टेलीस्कोप था उस वक्त में जो वो इतनी दूर दूर तक स्टार देख रहे होते थे और सारा कुछ उनके नाम रख रहे होते थे, सर, रजिस्टर कर रहे होते थे उनका डिस्कवरी। उनका दीन यही था, उन्होंने निकालना था कि हम भाई इनको देखो जरा, रमजान का महीना कब आएगा, हाँ, हम लोगों ने काबा किस तरफ है। ये हाँ, डेविड बर्लिंस्की अपनी किताब में लिखते हैं, उन्होंने जो एक किताब लिखी थी उसके अगेंस्ट, द डेविल्स डिलूजन के नाम से मेरे ख्याल से एक किताब है, अच्छी है, पढ़नी चाहिए। कि उसके अंदर जो था ना, एथियज्म, द साइंटिफिक प्रिटेंशंस ऑफ एथियज्म, उन्होंने किताब के अंदर ये, हालांकि एक ज्यू है जो कि एक हम्म, बात कर रहा है, कह रहा है कि अरब्स तो यही इसीलिए उन्होंने इतना आसमान को स्टडी किया था ताकि वो अपने जो इस्लामिक फेस्टिवल्स होते हैं वो उनके डेट्स निकाल पाए, और क्या कहते हैं जो काबा का डायरेक्शन है, जब मस्जिद बनानी तो काबा का डायरेक्शन निकाल पाए। ये वो एक बात जिक्र कर रहे हैं ना। तो हमें एक वक्त पे जब हम ये सारी चीजों को जब लेके चलते ना कि दीन के साथ लेके चले, तो फिर अल्लाह ताला ने हमें उस वक्त तरक्की भी दी ना थी। वो तो डायरेक्शनल चीज तो है ही है, लेकिन वो सिर्फ आप खुद देखो ना, वो डायरेक्शन के लिए थोड़ी स्टडी कर रहे होते थे। वो कायनात को हम्म। स्टडी एज एज वन इस तरह कर वन रहे होते थे स्टडी। कि ये हमारी इबादत है अल्लाह की तरफ, कि हम देख रहे हैं कि अल्लाह ने क्रिएशन बनाया है किस तरह ये सारा कुछ। और मतलब कि इस लेवल तक नॉलेज पहुंचा हुआ था कि उसके बाद लिटरली फील होता है कि इस तरह पूरा एक डिप आया बीच के अंदर, और किसी तरह से जान के आया कि हम सारा कुछ वो भूल चुके हैं, ना हमें उसके बारे में अलिफ पता है, ना कुछ पता है, ना बुक्स रही हैं, ना कुछ रहे, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है कि डॉक्यूमेंट तो कर रहे होते थे वो ये सारी चीजें। लेकिन वही वाली बात है कि अगर पास्ट के दुखड़ों पे अगर आए तो फिर तो मतलब लिस्ट बढ़ती जाती है, कितनी सारी चीजें जो हम मतलब बोलने के चाहे अब बोल सकते हैं। सोल्यूशन इसका भी देखना है ना हमने। हम्म, सोल्यूशन जो है सर वो कुरान के अंदर है। मैंने हाँ, थोड़े अरसे पहले जो है कुरान पढ़ते हुए, मैंने सूर्य यूनुस थी उसके अंदर मैंने पढ़ते हुए मैंने फिजिक्स पढ़ना शुरू की। हम्म, और वो आयत कहती, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी लाआयतिन ली, सॉरी ये सूरह आले इमरान की आयत है, हम्म, लाआयतिन ली उलिल अलबाब, के आसमानों और जमीनों में
और दिन और रात के इख्तिलाफ में ऑल्टरनेशन के अंदर साइंस है हम्म जो और अकल दो करने, जो हम्म फॉर दोज हु टेक हीट, फॉर दोज हु जो अकल करने वाले हो उनके लिए जो काउंटर है करने आया के लिए है। सोचते हैं। तो अब फिर मैंने बाद में जाके एस्ट्रोनॉमी को देखने लग गया मैं, हालांकि मैं अभी साइंस जो नील डिग्रास टाइसन को भी सुनने लग गया फिजिक्स के अब मामले उसकी मैं वजह वजह इसलिए मैंने उसका रेफरेंस इसलिए दिया है क्योंकि लोग फिर एटलीस्ट कहेंगे तो मास्टर ने कह दिया ना, हमने तो नहीं कहा, बड़े में। उस्ताद ने कह दिया जिसको लोग मानते हैं, तो ठीक है भाई उसकी सुन लो, हम झूठ तो नहीं बोल रहे, फिर सिर्फ वो भी कह रहा। तो वो ये चीज जो है ना, फिर जब मैं जो देखता था कि अल्लाह ताला की अजमत के हम इस यूनिवर्स एक ऐसी मखलू ऐसे स्टार्स हैं जो कि हमारे पूरे गैलेक्सी को खा जाए, सॉरी हाँ। हमारे सोलर सिस्टम को खा जाए, हम्म साइज और हम इतने यहाँ पे साइज में yeah। और हम इतने चुनने से यहाँ पे तकब्बुर करते हुए जमीन के ऊपर चल रहे हैं। वो एग्जैक्टली वो तो है। वो जो मैंने आपको, शायद अगर आपने अवैस वाली वीडियो एंड तक देखी, उसमें मैंने वीडियो एक प्ले की थी यूट्यूब की, हाँ जिसमें वो वो मैंने देखी थी साइज ऑफ उसमें। द यूनिवर्स वाली, तो वो इस तरह के इस लिहाज से ना बहुत ही क्या कहते हैं हम्बलिंग वीडियो है। हम पहुंच गए हम्म। हैं तकरीबन 1 घंटा 5 मिनट। मुझे अब ये बताएं, पहली बात, लोग वैसे तो मैं पर्सनली, मैं जब पॉडकास्ट देखता हूँ ना, मैं 1.5 घंटे 2 घंटे वाली आराम से देखता हूँ बैठ के, मुझे कहीं नहीं जाता मेरा टाइम, मैं एंड तक जाता हूँ हमेशा। हम्म। अब मुझे बताएं कि अगर सपोज करे कोई बंदा कहता है कि यार मैंने ये चीज़ प्रोसेस शुरू करना है स्टूडेंट ऑफ नॉलेज वाला, या आपके साथ वैसे ही कोई बंदा हेलो हाय करके कोई गाइडेंस लेना चाह रहा हो कि भाई मुझे इस तरह ये इस चीज़ की समझ नहीं लगी या इस चीज़ की समझ नहीं लगी, तो अब मैं, क्योंकि मुझे पता है हैंडल क्या है, लेकिन मैं खुद नहीं बोल रहा, मुझे नहीं पता कि आप कौन सा वाला चाहते हैं। अगर कोई बंदा आपको रीच आउट करता है, इंस्टाग्राम बेहतर रहता है? हाँ जी, इंस्टाग्राम बेहतर है। कौन से वाले का लिंक डालूं? द मौलवी हु लिफ्ट्स, ये अभी अरे मेरा चीज़ है, सिर्फ एक एक पब्लिक अकाउंट है, और इंशाल्लाह मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक दूसरा बनाऊंगा उस पे, वो मैं फिर उसी के साथ कोई नहीं, कर इसी पे लूंगा। सारा कुछ डालेंगे। अब इस चीज से अंदाजा लगा लो, जो सारे कह रहे हैं कि दो मौलवी बैठे पागल है, बात कर रहे हैं, बॉय ने बॉडी बिल्डिंग का पेज बनाया हुआ है इंस्टा पे, इससे ज्यादा और क्या चाहिए तुम लोगों को? जाके उसमें लिफ्ट शिफ्ट लगे हुए, कल परसों भी कोई एक नई वीडियो आई है उस पे। शाउट आउट टू जफीर सिंधु बाय द जफीर सिद्धू भाईजान, मुल्तान का बेस्ट बॉडी बिल्डिंग कोच ब्रो, बेस्ट इजी नहीं बॉलीवुड लेना का। बॉय को, कपड़े शपड़े हाँ। अपना क्लोथिंग ब्रांड भी है, जिम वेयर ब्रांड, इस चीज के पैसे लूंगा मैं अब इससे। हाँ। हर वीडियो में अब तेरी प्रमोशन कर दिया करेंगे साथ। हाँ। तो ठीक है, उसके ऊपर आपको क्या कहते हैं, अगर कोई सपोज करें मैसेज वगैरह करता है तो कोई कर ले, अगर कोई बात किसी ने पूछनी है, अगर क्या कहते हैं, या अगर आपने पढ़ाई के रिलेटेड बात करनी है, किसी और तरीके की वजह से भी हो, कुछ भी हो सकता है, कोई गाइडेंस वगैरह चाहिए होती है किसी को, हम्म। किसी वक्त भी लोग, कभी नहीं आपको पता होता कि लोग किस हालात में, किस मुश्किल में। मुझे पर्सनली मसला कोई नहीं होता 1.5 2 घंटे तक जाने में, क्योंकि मेरी ना मेमोरी खत्म हो रही है इसमें, ना कुछ हो रहा है। मसला ये कि एक तो आवाम नहीं देखती, और फिर वो हाँ। पर्पस रिपीट हो जाता है उस चीज का। दूसरा ये है कि जुम्मे का मेरा टाइम है ना, तो मैंने हाँ, कोई जुम्मे के नहीं। लिए भी जाना है, तो वो अच्छा हो गया कि आपने टाइम दे दिया वो, क्योंकि इसी तरह मुझे पर्सनली ना इसी तरह ही अचानक ही टाइम मिलता होता है कि अच्छा यार चलो टाइम निकला है, कर लेते हैं, क्योंकि प्लान कुछ भी नहीं होता हमारा इस तरह। तो बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया, इंशाल्लाह दोबारा करेंगे। जज़ाकल्लाह और भाई, आप, जज़ाकल्लाह, आपसे बुला मेरी तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप कर लो यार, चैनलों का सिस्टम कोई कर लो अपना, इंशाल्लाह काम कर रहे हैं ताकि इसके ऊपर। हाँ, ताकि कंसिस्टेंटली अगर आप कर सको तो उसमें मेरी हेल्प वगैरह अगर कोई चाहिए, क्योंकि यहाँ से इक्विपमेंट सस्ती मिल भी सकती होती है, कुछ अच्छी क्वालिटी की इक्विपमेंट भी मिल जाती है, तो कोई अगर चीज़ लेके भेजनी हो तो यहाँ से भी वो भी कर लेंगे। या अगर किसी और टेक्निकल चीज़ में हेल्प चाहिए होती है तो जफ़ीर से बेहतर तो आई डोंट थिंक कोई है इस काम में, कि जो नहीं, आपकी जफ़ीर भाई हाँ, बहुत हेल्प जफ़ीर कर रहे भाई हैं। जिंदाबाद, हेल्प करने वाले हैं। तो बाकी जिंदाबाद। इंशाल्लाह ज़रूर फिर अभी फिर दोबारा करेंगे कि जिस तरह कोई अगला हमारा मौका बनता है। तो बड़ी चलें, मेहरबानी, आपने रात को इस टाइम इतना लेट भी टाइम दिया। अल्लाह ही बारिक फीक। इंशाल्लाह फिर करते हैं अगली दफ़ा। थैंक यू जी। जज़ाकल्लाह।